हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवांश और आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ चुका हूं बीटेक कंप्यूटर साइंस फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ चुका हूं प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन। कैसे आप सभी, कैसी तैयारी चल रही है आप सभी की। बीटेक कंप्यूटर साइंस फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का जो एग्जाम्स आ रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा का, तो उसकी तैयारी के लिए आज जे क्लास आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ चुका है प्रीवियस ईयर की वीडियो। आज की इस प्रीवियस ईयर की वीडियो में हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, यानी कि लास्ट के जो हमारा पेपर है, पेपर 2024 और 2025 2023 और 24 का जो पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। आप सभी की तैयारी दमदार कराने के लिए आज जेईई क्लासीमेट आप सभी के लिए लेकर आ चुका है 2023-2024 की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस पर हम ध्यान देने वाले हैं और आप सभी की तैयारी को बहुत अच्छे से कराने वाले हैं। जो आज का हमारा टारगेट होने वाला है वो होने वाला है कि जितनी भी हम वीडियोस देख रहे हैं उसके बाद हमारा टारगेट है 55 प्लस का, राइट। सभी की एग्जाम्स आ रहे हैं, सभी की टेंशन होगी, कोई ना कोई एग्जाम की टेंशन होगी। और जैसे कि जावा है सब्जेक्ट है तो जावा में थोड़ी बहुत टेंशन रहती है, क्योंकि जावा एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपकी कमांड इस पर अच्छी है तो काफी आसान है, बट अगर थोड़ी सी लैक आपको है समय तो थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट जब तक जे क्लासीमेट आपके साथ है तब तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि आज बीटेक कंप्यूटर साइंस फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए जिनका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा का एग्जाम्स आ रहा है, राइट, उन सभी स्टूडेंट के लिए प्रीवियस ईयर की आज लेक्चर आ चुका है। आज के इस लेक्चर में 2023-24 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे, एग्जाम पैटर्न देखेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने नंबर का एक क्वेश्चन होता है, टोटल कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं, टोटल कितने नंबर का आज का पेपर होने वाला है, राइट। जितने नंबर का आपका पेपर होने वाला है, जैसा भी आपका एग्जाम आ रहा है तो कितने नंबर का आपका पेपर होगा, किस हिसाब से आपका पैटर्न होगा, कितने नंबर मतलब कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं, कितने आपके पास ऑप्शंस है, तो इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में दिए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम आज के इस लेक्चर में सोल्व करने वाले हैं, राइट। तो ज्यादा देर ना करते हैं, फटाफट से आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप जेईई क्लासीमेट के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। एंड साथ साथ आप कमेंट करके बताइए कि आप कहां से इस लेक्चर को देख रहे हैं और एक प्यार से कमेंट करके बताइए कि आपका टारगेट कितना है और जेईई क्लासीमेट जैसा आप सभी के साथ सपोर्ट कर रहा है आपको, तो आप कितना सपोर्ट करते हैं जेईई क्लासीमेट को वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो फटाफट से आज इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं एग्जाम का पैटर्न, राइट। जो एग्जाम का पैटर्न होने वाला है, सबसे पहले आपके पास जो मेन पेज होता है, जो फ्रंट पहला पेज होता है उसके ऊपर कुछ ऐसा लिखा रहता है आपके पास, बीटेक सेमेस्टर 4 इवेंट सेमेस्टर थ्योरी एग्जामिनेशन 2023-24 का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं आज, ठीक है। 2023-24 का जो पेपर था उसमें किस तरह पेपर वो आया था AG2 बीटेक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स का, तो वो देखते हैं फटाफट से। हमारा जो सब्जेक्ट है आज का वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा, राइट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं 2023-24 का। थ्योरी एग्जामिनेशन है, टाइम कितना है हमारे पास, 3 आवर्स का टाइम है, ठीक है, 3 घंटे हमारे पास समय होने वाला है। शायद पेपर कितने नंबर का होगा, मैक्सिमम मार्क 70, 70 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे में पेपर को सोल्व करना है, राइट। यहाँ पर एक नोट दिया गया आपके लिए, अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस, जितने भी सेक्शंस पेपर में हमें सारे सेक्शंस को सोल्व करना है। इफ रिक्वायर एनी मिसिंग डेटा देन चूज सुटेबली, अगर कोई डेटा में मिसिंग है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी जो सुटेबल हमें लग रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस, तो कितने सेक्शंस हमारे पेपर में होने वाले हैं। हमारे पेपर में टोटल 3 सेक्शंस होने वाले हैं, सेक्शन A, B एंड C, राइट। टोटल 3 सेक्शन हमारे पास होने वाले हैं, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। तीनों सेक्शन को हमें अटेम्प्ट करना है, कोई भी सेक्शन हम इसमें से स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। तो जो फर्स्ट सेक्शन होने वाला है इसमें जो टोटल हमें क्वेश्चंस करने हैं, टोटल हमें 7 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा,
2 नंबर का। सो 2 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 14 नंबर हमारे बनने वाले हैं सेक्शन ए से। अगर आपने जे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा की वन शॉट वीडियो देखी हुई है, क्योंकि मैंने हर यूनिट के हिसाब से एक सिंगल ऑलरेडी यूनिट बना, मतलब हर यूनिट की एक सिंगल वन शॉट वीडियो मैंने बनाई हुई है। अगर आपने वो वन शॉट वीडियो देखी है तो आपको पता लग जाएगा कि पूरा पेपर उसी सिलेबस में से हमने कवर किया हुआ है। और पूरा पेपर जो 2023-24 का आया था वो भी सेम उसी सिलेबस में से आया था, कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर से नहीं था। ठीक है, और जो इस बार 2024-25 का पेपर आने वाला है वो भी सेम जितना मैंने पढ़ा है उसी से आएगा, उससे बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, सो सेक्शन ए में जो हमें 7 क्वेश्चन करने हैं वो हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल 14 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। सेक्शन बी के अंदर हमें कितने क्वेश्चन करने हैं? सेक्शन बी के अंदर हमें करने हैं 5 क्वेश्चन, राइट। 5 क्वेश्चन करने हैं हमें 7 नंबर के। देख लेते हैं एक बार। ओ सॉरी, ठीक है, हमें करने हैं सिर्फ सेक्शन बी के अंदर 3 क्वेश्चन। कितने नंबर के? उल्टा करके लिखते हैं इसको। हमें करने हैं 7 नंबर के 3 क्वेश्चन। तो 7 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 21। 21 नंबर हमारे बनने वाले हैं बी सेक्शन से, राइट। कितने? देखो, सेक्शन ए से बन गए 14 नंबर, सेक्शन बी से बन गए हमारे 21 नंबर। सेक्शन बी में हमारे पास चॉइस होगी 5 क्वेश्चंस की। सो 5 क्वेश्चंस में से हमें कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन हम स्किप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 5 के 5 क्वेश्चन आता है अपने 5 के 5 क्वेश्चन कर दे, नहीं। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन चेक होंगे, बाकी को अपने आप से काट देंगे। तो एग्जाम में टाइम कम है, 3 घंटे का सिर्फ समय है, क्वेश्चन पेपर थोड़ा बड़ा आता है जावा का, तो कहीं पे भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, सो ए सेक्शन के अंदर 2 नंबर के हमें 7 क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन बी के अंदर 7 नंबर के हमें 3 क्वेश्चन करने हैं, राइट। अब सेक्शन सी के अंदर टोटल मिलने वाले हमें 5 क्वेश्चंस, राइट। कितने मिलेंगे? 5 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 7 नंबर का, राइट। सेक्शन सी के अंदर हमें सात नंबर के कितने क्वेश्चंस करने हैं? 5 क्वेश्चंस करने हैं, राइट। कितने हो गए? 35। तो इस तरह कुछ पैटर्न है। सेक्शन ए में दो नंबर के 7 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 14 नंबर यहां से हमें बनने वाले हैं। सेक्शन बी के अंदर 7 नंबर के हमें 3 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन के हमारे पास चॉइस होगी, 5 में से हमें कोई भी 3 क्वेश्चन करना है यहाँ पर। सो 7 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 21, 21 नंबर हमारे यहाँ से बन जाएंगे। एंड सेक्शन सी के अंदर हमें 7 नंबर के 5 क्वेश्चंस करने हैं, 5 ही क्वेश्चंस आएंगे, 5 के 5 हमें अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी हम इसको छोड़ नहीं सकते। सो 5 के 5 हमें करने हैं, टोटल 35 नंबर यहाँ से बन जाएंगे। अच्छा, सेक्शन सी में जो एक एडवांटेज आपको मिलने वाली है, सेक्शन सी में हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे और उन 2 पार्ट में से आपको सिर्फ एक पार्ट करना है, राइट। सेक्शन सी के हर क्वेश्चन आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे, 2 चॉइस होगी, उन दोनों चॉइस में से आप एक ही क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाई 5, सो 5 क्वेश्चन के जाए यहाँ पर कितने क्वेश्चन होंगे? 10 क्वेश्चन होंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन कर लिए, नहीं, हर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन होंगे, उन 2 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन करना है, ठीक है। सो 35 नंबर यहां से बनेंगे, 21 यहां से बनेंगे, 14 यहां से बनेंगे, टोटल हमारे हो जाएंगे 70। और हमें कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि मतलब जितना हमें आता है वो तो करेंगे, बट अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है सो हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम हम लिख सके, ठीक है। काफी आसान आपका पेपर आने वाला है, कोई इतनी ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। जब आप बैठोगे एग्जाम में, जावा का पेपर देखोगे, अगर आपने जावा पढ़ी है, जो कि मैंने खुद पढ़ाई हुई है, 5 अलग अलग वन शॉट वीडियो मैंने अलग अलग यूनिट की बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है तब मैं आपके साथ गारंटी ले सकता हूँ पूरा पेपर उन्हीं 5 वीडियो में से आएगा। और आपका जो स्कोर हमने टारगेट लेके चला है 55 प्लस का, वो 55 प्लस ना होगा, वो आपको हो जाएगा 60 प्लस, राइट। क्योंकि यहाँ पे 60 प्लस, मैं 70 आउट ऑफ 70 इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी थोड़ी प्रोग्रामिंग, क्योंकि कुछ क्वेश्चन प्रोग्रामिंग के आते हैं, प्रोग्रामिंग में 1-2 नंबर कट जाता है आपका
कहीं पर ये तो एग्जामिनर का अगर आपका नंबर काट रहा है वो सेमीकोलन के ऊपर आपका नंबर काट देगा, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा टारगेट आज का वो है 60+ का। और एग्जाम के बाद पेपर देने के बाद आपको कमेंट करके जरूर बताना कि कितना पेपर जो हमने वीडियो बनाई हुई है 1 शॉट वीडियो, उसमें से कितना पेपर आपका आया हुआ है, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हैं, फटाफट से आज 2023-24 का जो पेपर है उसको सोल्व करते हैं। और एग्जाम पैटर्न ये रहने वाला है, तो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन ब्रीफ, राइट। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर की जो हमारी नंबरिंग होती है सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन होता है, और उस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं, तो सॉरी 7 क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के अंदर 7 क्वेश्चन होंगे, A B C D E F एंड G, ठीक है। टोटल यहाँ पर 7 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास होने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर ए है उससे स्टार्टिंग करेंगे, बट उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन ब्रीफ। सो सभी क्वेश्चंस को हमें करना है, कोई भी क्वेश्चन हमें स्किप नहीं करना है। ब्रीफ मतलब हमें ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, हमें सिर्फ उसका ब्रीफली इसको समझाना है, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज दी हुई है 2 × 7 = 14, यदि 2 नंबर के 7 क्वेश्चन हमें करने हैं। टोटल हमें सेक्शन ए से कितने मिलेंगे, 14 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, फटाफट से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके अंदर जोश कितना है, साथ ही आपका खुद का टारगेट कितना है एग्जाम में नंबर लाने का, एंड आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब JVM एंड बाइट कोड इन जावा आर्किटेक्चर। सो हमें बताना है JVM क्या होता है एंड बाइट कोड क्या होता है जावा आर्किटेक्चर के अंदर। तो JVM क्या होता है, अभी हम पूरा आंसर देखेंगे यहाँ पर, पहले नॉर्मली समझना ट्राई करते हैं। तो JVM स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन एक तरीके का इंटरप्रेटर कंपाइलर की तरह ही काम करता है, बट जो जावा कंपाइलर होता है वो हाई लेवल कोड को किसमें करता है, सॉरी जो बाइट कोड है उसको करेगा मशीन कोड में कन्वर्ट। लेकिन जावा वर्चुअल मशीन क्या करती है, द जावा वर्चुअल मशीन JVM इज ए वर्चुअल प्लेटफॉर्म दैट एग्जीक्यूट्स जावा बाइट कोड, राइट। सॉरी ध्यान दीजिएगा, जो जावा कंपाइलर होता है वो हाई लेवल कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, बट JVM क्या करता है, बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। देखो JDK सबसे, अगर आपने वीडियो देखी है तो वहां पे मैंने बताया था सबसे जो बड़ा पार्ट होता है वो होता है JDK, राइट। JDK के अंदर होता है JRE, एंड JRE के अंदर कौन होता है, JVM। तो इस तरह हायरार्की चलती है। सो JDK के अंदर JRE होता है एंड JRE के अंदर JVM होता है। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर JVM की, सो JVM का क्या काम है, सिर्फ बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, जबकि JRE या JDK का काम क्या होता है, JDK के अंदर होता है जावा कंपाइलर। और जावा कंपाइलर क्या करेगा, हाई लेवल कोड को, क्योंकि हमें पता है जावा कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इस हाई लेवल कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, राइट। अब आंसर पे चलते हैं अपने। द जावा वर्चुअल मशीन, जिसको हम शॉर्ट में JVM बोलते हैं, इज ए वर्चुअल प्लेटफॉर्म, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है दैट एग्जीक्यूट्स जावा बाइट कोड, ये जावा बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है, मेकिंग जावा प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। JVM की हेल्प से हम अपना जो जावा का प्रोग्राम होता है उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना पाते हैं। कैसे, क्योंकि JVM को रिक्वायरमेंट होती है बाइट कोड की, और जैसे जावा को बाइट कोड मिलेगा और जिस सिस्टम में हम, जिस प्लेटफॉर्म पर हम जावा का कोड चलाना चाहते हैं, अगर वहां पर JVM इंस्टॉल है, सो हम कोई भी बाइट कोड जावा का उस सिस्टम पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। इट लोड्स क्लास फाइल्स, ये क्लास फाइल को लोड करता है, वेरीफाइज बाइट फॉर सिक्योरिटी, बाइट कोड को वेरीफाई करता है सिक्योरिटी रीजन से, इंटरप्रेट्स और कंपाइल्स इट इनटू मशीन कोड, ये मशीन कोड में इसको इंटरप्रेट करता है, कंपाइल करता है, एंड एग्जीक्यूट इट, उसके बाद में एग्जीक्यूट करता है, राइट। चेक करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद फिर उसको कंपाइल करेगा और मशीन कोड में उसको एग्जीक्यूट करेगा, राइट।
बाइटकोड इज एन इंटरमीडिएट कोड जनरेटेड बाय द जावा कंपाइलर आफ्टर कंपाइलेशन। कंपाइल करने के बाद जब हम जावा के कोड को कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करने के बाद जावा कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, राइट। एंड बाइट कोड क्या है, बाइट कोड इज एन इंटरमीडिएट कोड, ये एक इंटरमीडिएट कोड है हाई लेवल और मशीन लेवल कोड के बीच में, राइट। नाउ इट हैज ए डॉट क्लास, यहां पे फुल स्टॉप नहीं है, ये एक डॉट क्लास। इट हैज ए डॉट क्लास एक्सटेंशन, इसकी डॉट क्लास एक्सटेंशन होती है, राइट। डायग्राम से समझते हैं। यहां पर है हमारा जावा कोड, जावा कोड को हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कैसे कंपाइल करेंगे, जावा कंपाइलर से। जावा कंपाइलर से हमने इसको कंपाइल किया, क्या मिल जाएगा हमें यहां पर मिलेगा बाइट कोड, राइट। जिस बाइट कोड की हम इतनी से बात करें, बाइट कोड हमें यहां पर मिल जाएगा। और इसके बाद हम क्या यूज करेंगे यहां पर, जेवीएम। जेवीएम क्या करेगा इसको, सॉरी मशीन कोड में, यानी मशीन कोड में इसको कन्वर्ट कर देगा, राइट। लो लेवल कोड या मशीन कोड, ठीक है। तो जावा कोड जो हाई लेवल कोड है उसको कंपाइल करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। फिर जेवीएम की हेल्प से हम उसको क्या करेंगे, लो लेवल कोड में या मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट कर देंगे। एंड इसकी जो एक्सटेंशन होगी, अब एक्सटेंशन की बात करते हैं, यहाँ पर एक्सटेंशन की बात कर रहे थे। तो जो जावा कोड होती है इसकी एक्सटेंशन होती है, हमारे प्रोग्राम का नाम है प्रोग्राम 1, तो इसका नाम होगा प्रोग्राम डॉट जावा, राइट। जैसे हम उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करेंगे, इसकी एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, प्रोग्राम डॉट क्लास, क्योंकि ये क्या है, बाइट कोड है, इसलिए इसकी एक्सटेंशन डॉट क्लास होती है। एंड जैसे हम उसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, हमारी बाइनरी फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। एंड इट इज नॉट मशीन स्पेसिफिक, ये कोई मशीन स्पेसिफिक नहीं होता। क्या नहीं होता, डॉट क्लास फाइल जो है कोई भी मशीन स्पेसिफिक नहीं होती। दिस बाइट कोड इज पोर्टेबल अक्रॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो बाइट कोड होता है ये पोर्टेबल होता है, हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर उसको रन कर सकते हैं। द जेवीएम रीड्स बाइट कोड एंड converts it into machine specific code for execution, thus providing write one run anywhere वोरा कैपेबिलिटी टू जावा प्रोग्राम्स। यहाँ पर एक बहुत इंपोर्टेंट टर्म यूज की हुई है, बहुत इंपोर्टेंट वर्ड यूज किया हुआ है। अगर आपने एग्जाम में ये वर्ड लिख दिया, पूरी डेफिनेशन छोड़ो, अगर आपने सिर्फ इतना भी लिख दिया तो भी आपको 2 में से 1 नंबर तो बिना बात के दे ही देगा। इतने से एक वर्ड लिखते ही, एक वर्ड मतलब एक लाइन लिखते ही, क्या है वो लाइन उसके देखते हैं। ये जो लाइन है, राइट, राइट वंस रन एनीवेयर, जिसको हम शॉर्ट में वोरा बोलते हैं, वोरा, राइट वंस, वोरा, राइट वंस रीड, सॉरी रन एनीवेयर, राइट। क्योंकि जावा जेवीएम क्या करता है, कोड को हमारे वोरा में कन्वर्ट कर देता है, यानी हमने एक बार लिखा, अब हम उसको किसी भी कंप्यूटर पर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकते हैं, राइट। तो ये है प्रॉपर इसका आंसर। अगर आपने ये आंसर लिख दिया, अगर आपसे पूछा जाए जेवीएम क्या है और बाइट कोड क्या है, उसका आर्किटेक्चर बताइए, जावा आर्किटेक्चर में आपको बताइए, अगर ये क्वेश्चन मिल जाता है आपको, या जेवीएम के बारे में आपसे पूछ लिया, बाइट कोड के बारे में आपसे पूछ लिया जाए और आपने ये आंसर लिख दिया, ठीक है, मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कोई भी एक भी सिंगल नंबर कट नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आपको रट्टा नहीं मारना है, समझना है। मैं सिर्फ आपको आंसर भी दे सकता था कि चलो आपको आंसर मिल गए, स्क्रीनशॉट लो और छुट्टी करो, नहीं, मैं आपको आंसर नहीं दे रहा हूं। क्यों नहीं दे रहा हूं, मैं चाहता हूं आप इसको समझो, क्योंकि वहां पर आप अगर रट्टा मारोगे तो कहीं पे भी डॉट क्लास पे भूल चल जाओगे, यहाँ पर कि डॉट क्लास क्या है। रट्टा नहीं मारना है, प्रोग्रामिंग हमें करनी है, तो सोच समझ के, समझ कर हमें इसको लिखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। नाउ define the concept of classes and objects in Java with a suitable example, right। हमें बताना है कि क्लासेस क्या होती है एंड ऑब्जेक्ट
क्या होता है जावा के अंदर, और साथ साथ हमें उसका एक एग्जाम्पल भी देना है। अब देखो लिखने का तरीका क्या है, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, हर स्टूडेंट का अलग अलग तरीका होता है। जब हमें बोला गया डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इन जावा विद सुटेबल एग्जांपल, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, बट आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक क्लास का हेडिंग बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट का हेडिंग बनाएंगे एंड एक एग्जाम्पल का हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग्स में हम आंसर लिखेंगे, ठीक है, ऐसा डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, बट हेडिंग्स की जब हम हेडिंग्स के अंदर आंसर लिखते हैं तब वो ज्यादा फील देता है और उससे नंबर ज्यादा, मतलब नंबर कटने के चांसेस कम हो जाते हैं, राइट। सो यहां पर हम डालेंगे क्लास, हेडिंग डाला क्लास। एक क्लास इन जावा इज ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, राइट, कंटेनिंग डेटा मेंबर्स जिसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं एंड मेथड जिसको हम फंक्शन बोलते हैं। ए क्लास इन जावा इज ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। जावा के अंदर क्लासेस क्या है, ब्लूप्रिंट है, टेम्पलेट है, जो किस काम में आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में काम आता है, राइट। कंटेनिंग डेटा मेंबर्स, इसके अंदर डेटा मेंबर्स होते हैं एंड मेंबर फंक्शंस या मेथड्स होते हैं। इट डिफाइंस प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टी डिफाइन करता है, एंड बिहेवियर ऑफ एन एंटिटी, किसी भी एंटिटी का बिहेवियर क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी, वही दर्शाता है एक क्लास। इसका अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझे, मैंने बोला स्टूडेंट, राइट, अब स्टूडेंट क्या है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, इस दुनिया में कहने के एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट। सो अब स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी, उसके फंक्शंस क्या क्या होंगे। हमने बोला स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट के फादर नेम, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, स्टूडेंट का एड्रेस। तो किसी भी स्टूडेंट का बहुत, देखो अभी हम क्लास बना रहे हैं, एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, राइट। ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं, आप प्रोग्रामिंग का एग्जांपल लिखेंगे, साथ साथ आप ये एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि जैसे एक स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट, हमने कहा क्लास एक ब्लूप्रिंट है, अब हम ब्लूप्रिंट कैसा है उसको समझते हैं। क्लास हेल्प करती, क्लास है एक ब्लूप्रिंट जो हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। अब ऑब्जेक्ट कौन है, एक स्टूडेंट, कोई भी एक स्टूडेंट क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। जो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है वो सभी ऑब्जेक्ट है। तो एक ऑब्जेक्ट की क्या होगी, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ बिहेवियर होगा। इसको बनाने में कौन हेल्प कर रहा है, क्लास हेल्प कर रही है, ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर रहा है। सो स्टूडेंट का ब्लूप्रिंट क्या होगा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज एंड कुछ बिहेवियर। अब स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी, किसी भी स्टूडेंट का कोई नेम हो सकता है, उसका फादर नेम भी होगा, उसका रोल नंबर भी होगा, उसकी एज भी होगी, उसका एड्रेस भी होगा। ये तो मिनिमल किसी भी स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज हो सकती है, बिल्कुल। अब स्टूडेंट का बिहेवियर क्या होगा, स्टूडेंट प्ले, स्टूडेंट खेल भी सकता है, स्टूडेंट स्टडी, स्टूडेंट पढ़ता भी है, स्टूडेंट में सिंग, स्टूडेंट जो है गाना भी गा सकता है, स्टूडेंट में डांस, स्टूडेंट डांस भी कर सकता है। सो ये सब क्या एक स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज है। अगर मैं एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय के क्या क्या हो सकता है, एम्प्लॉय नेम हो सकता है, एम्प्लॉय आईडी हो सकती है, एम्प्लॉय की एज हो सकती है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट हो सकता है। ये सब क्या हो गई, एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम बिहेवियर की बात करें तो एम्प्लॉय का बिहेवियर क्या है, एम्प्लॉय वर्क्स, एम्प्लॉय काम करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है प्रॉपर्टीज में एंड मेथड्स में। प्रॉपर्टीज को हम वेरिएबल्स बोलते हैं एंड मेथड्स को हम उसका बिहेवियर बोलते हैं, राइट। इट डिफाइन प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ एन एंटिटी। कोई भी क्लास किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या बताती है, प्रॉपर्टी बताती है एंड एक बिहेवियर बताती है। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास, यहां से हम ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास विद इट्स ओन मेमोरी एंड स्टेट। एक ऑब्जेक्ट क्या है, किसी भी क्लास का एक इंस्टांस है। क्लास क्या थी, एक ब्लूप्रिंट था, लेकिन जब उसको हमने रियल लाइफ में चेंज कर लिया, रियल लाइफ में वो प्रकट हो गया, तब वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास, ठीक है, विद इट्स ओन मेमोरी, उसकी खुद की कुछ मेमोरी होगी। जैसे हम अगर रियल लाइफ एग्जांपल भी लें स्टूडेंट का, तो जब तक हमने अपने माइंड में बनाकर रखा कि एक स्टूडेंट होगा, उसका नेम होगा, उसकी आईडी होगी, उसकी एज होगी, तब तक वो सिर्फ हमारे माइंड में है। जैसे हमने किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात की, स्पेसिफिक स्टूडेंट की बात की कि क्लास 9th में सेक्शन ए में अमित एक स्टूडेंट है, हम उसकी बात कर रहे हैं,
अब अमित कहीं ना कहीं तो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा होगा ना, जैसे वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा, उसी स्पेस को हम यहाँ पर एज ए मेमोरी ट्रीट कर सकते हैं। सो किसी भी ऑब्जेक्ट की खुद ही एक मेमोरी होगी और उसकी कुछ स्टेट होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल ए कार क्लास may have attributes like color and model। अब हम अगर एक कार क्लास की बात करें, कार एक ब्लूप्रिंट यहाँ पर मांग चल रहा है, तो किसी भी कार का, जब मैंने बात की कार की, तो किसी भी कार की क्या है स्पेसिफिक मिनिमम जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या हो सकती है, जैसे कलर, किसी भी कार का कोई ना कोई कलर होगा, उसका कोई ना कोई मॉडल होगा, विद ए मेथड ड्राइव। अब उसका बिहेवियर क्या होगा, उसका क्या कार क्या करती है, ड्राइव, कार को हम चलाते हैं। सो कलर एंड मॉडल क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गए, उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, एंड मेथड क्या हो गया, ड्राइव, उसके बिहेवियर क्या हो गया, ड्राइव, राइट। व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, जब उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कार, कार क्लास है। अब मैं यहाँ पे आपको ये नहीं समझाऊंगा कि क्लास कैसे बनती है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके वो देखेंगे, ठीक है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने सारी वीडियो देखी भी है, आपको थोड़ी थोड़ी जावा आती है, बस हम आंसर समझना ट्राई कर रहे हैं। तो कार सी इक्वल टू न्यू कार, ऑब्जेक्ट हमने वहां पर क्रिएट किया है, इट हैज इट्स ओन वैल्यूज फॉर दीज एट्रीब्यूट्स एंड कैन इवोक मेथड्स डिफाइंड इन द क्लास टू परफॉर्म एक्शंस, राइट। सो एक ऑब्जेक्ट का एक इंस्टांस है, जो जैसे हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो अपने खुद की एक मेमोरी क्रिएट कर लेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, रट्टा नहीं मारना है, समझा रहा हूं, समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, एक्सप्लेन इंटरफेसेस इन जावा विद सुटेबल एग्जांपल। हमें बताना कि इंटरफेस क्या होता है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इंटरफेस के बारे में बताया हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बाद हमने इंटरफेस पढ़ा था, देखते चलो इंटरफेस क्या होता है। An interface in Java is a reference type। ये एक रेफरेंस टाइप होता है, सिमिलर टू ए क्लास। जैसे एक क्लास होती है रेफरेंस, ब्लूप्रिंट होता है, सेम इसी तरीके से इंटरफेस भी एक ब्लूप्रिंट होता है, एक रेफरेंस होता है। दैट कंटेन्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड होते हैं जिनकी कोई भी डेफिनेशन नहीं होती, राइट। मैंने एक मेथड बनाया सम नाम का, ठीक है। अगर मैं इसके आगे क्या लगाऊंगा, इस तरीके से मैं इसके आगे ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस लगा दूंगा, तो इसकी एक बॉडी हो जाएगी, इसकी एक डेफिनेशन हो जाएगी। अगर मैंने इसके सामने डायरेक्टली सेमीकोलन लगा दिया, जैसे मैं इसके आगे सेमीकोलन लगा दूंगा, ये क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा, अगर कोई पूछे एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, वही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो इंटरफेस क्या है, एक रेफरेंस टाइप है, सिमिलर टू क्लास, क्लास की जैसे एक रेफरेंस टाइप है, जो कंटेन करता है सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, जबकि क्लास के अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों हो सकते हैं, बट एक इंटरफेस के अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं विदाउट बॉडी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट बॉडी, इसकी कोई बॉडी नहीं होगी। इट इज यूज्ड टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि अगर आपको इनहेरिटेंस के बारे में पता है जावा के अंदर, तब आपको पता होगा कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट कराने के लिए हम इंटरफेस यूज करते हैं, ठीक है। एंड एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन को यूज करने के लिए, अचीव करने के लिए हम इंटरफेस यूज करते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, जो इनिशियल प्रॉपर्टीज उसको हाइड करता है। एक क्लास इंप्लीमेंट्स एन इंटरफेस, एक क्लास एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती है टू इनहेरिट इट्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उस इंटरफेस की जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनको इनहेरिट करने के लिए, नहीं यूज करने के लिए। एंड प्रोवाइड इंप्लीमेंटेशन, और फिर इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल इंटरफेस, इंटरफेस एनिमल वॉइड ईट, ईट मेथड हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, अगर यहाँ पे विजिबल नहीं है फिर लिख देता हूँ मैं पे, यहाँ वॉइड ईट, राइट। सो ईट मेथड के आगे मैंने सेमीकोलन लगा दिया, इसका मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया हुआ है इंटरफेस, यहाँ पर एक वर्ड मैंने यूज किया है इंटरफेस एनिमल। जब हम क्लास बनाते हैं तब क्लास वर्ड यूज करते हैं, अब यहाँ पे यूज करेंगे हम इंटरफेस कीवर्ड का, ठीक है। तो इंटरफेस एनिमल वर्ड ईट, ठीक है। नाउ क्लास डॉग, अब एनिमल एक ऐसी क्लास होगी,
सभी एनिमल है, कुत्ता बिल्ली राइट, गाय भैंस बकरी सब क्या है, एनिमल है। बट जब हमने उस एनिमल क्लास, तो अब एनिमल एक इंटरफेस हो गया, अब उस एनिमल इंटरफेस को हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे डॉग के अंदर। स्पेसिफिक एक क्लास बनेगी डॉग नाम की, ठीक है। तो क्लास डॉग इम्प्लीमेंट्स एनिमल। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज एनिमल की है, अब हर एनिमल की एक खास प्रॉपर्टी है, वो खाएगा कुछ ना कुछ, एनिमल ईट कुछ ना कुछ तो खाता ही है, हर एनिमल कुछ ना कुछ खाता है। तो एक कॉमन प्रॉपर्टी हो गई, इसको हमने पेरेंट क्लास में रख दिया या पेरेंट इंटरफेस में रख दिया। अब जो डॉग क्लास है उसने इंप्लीमेंट किया एनिमल को, ठीक है, कि एनिमल की जितनी भी प्रॉपर्टीज है जैसे खाना, वो डॉग क्लास के अंदर आ जाएगी। अब हम उसको अंदर लिखेंगे कि डॉग क्या कर रहा है, पब्लिक वर्ड ईट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डॉग ईट्स फूड, डॉग खाना खाता है राइट। तो इस तरीके से हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस, यहां पर सिंपल एक हमने इंटरफेस यूज किया, सॉरी सिंपल इनहेरिटेंस हमने यूज किया हुआ है। बट मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए मोस्टली इंटरफेस का यूज करते हैं। हेयर डॉग इंप्लीमेंट्स एनिमल एंड डिफाइंस द ईट मेथड, इंटरफेसेस सपोर्ट्स लूज कपलिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड डिजाइन राइट। तो इस तरह का कुछ आंसर है अगर आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन इंटरफेसेस इन जावा। अगर जावा में आपसे इंटरफेस के बारे में पूछे जाए, तो अगर आप ये आंसर लिखने के बाद एग्जांपल लिखेंगे एंड एग्जांपल लिखने के बाद आप उसको फिर से समझाएंगे कि इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, आपको पूरे के पूरे 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, पूरे 2 नंबर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डी क्वेश्चन की तरफ। So, describe all the keywords used for exception handling in Java. एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए जो जो कीवर्ड्स हम यूज करते हैं जावा के अंदर, हमें उन सब के बारे में बताना है, ठीक है। अब अगर यही क्वेश्चन हमारे पास होता 7 नंबर में, तब हम कैसे करते हैं, बट अभी क्वेश्चन है सिर्फ 2 नंबर में। अब कैसे करेंगे उसको समझते हैं। अगले नंबर ये क्वेश्चन होता 7 नंबर में, सेम यही क्वेश्चन 7 नंबर में आ जाएगा, तब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले डिफाइन करना है एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, ठीक है। पहले आप बताएंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में, उसके आप हायरार्की लिख सकते हैं, एक्सेप्शन क्या क्या होती है, एरर्स क्या क्या होती है। उसे लिखने के बाद आप लिखेंगे कि ये सब कीवर्ड्स होते हैं, उसका आप एक एग्जाम्पल बनाकर आएंगे। बट जैसे मुझे पता है कि सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है, अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ कीवर्ड्स के बारे में लिख दूंगा, ठीक है। क्या क्या कीवर्ड्स है, क्या क्या यूज है। जावा प्रोवाइड्स 5 मेन कीवर्ड्स, मेन 5 कीवर्ड्स है जो जावा प्रोवाइड करता है एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। क्या क्या है, ट्राई कीवर्ड क्या करता है, यूज टू रैप कोड दैट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन। अब यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना कि 5 ही 5 कीवर्ड का नाम लिख दिया छुट्टी, नहीं, डिफाइन करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्राइब द कीवर्ड्स, हमें बताना कीवर्ड का क्या यूज है। तो यूज टू रैप कोड दैट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन, जो कोड एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है उस कोड को हमें रैप करना है, बांध लेना है एक ब्लॉक के अंदर। कैच क्या करता है, कैचेस एंड हैंडल द एक्सेप्शन थ्रोन इन ट्राई ब्लॉक, जो थ्रो की गई है, जो ट्राई ब्लॉक के अंदर या ट्राई ब्लॉक के थ्रू कोई भी एक्सेप्शन थ्रो की गई है उसको कैच करना और उसको हैंडल करने का काम कैच कीवर्ड करता है। फाइनली क्या करता है, एग्जीक्यूट्स कोड रिगार्डलेस ऑफ एक्सेप्शन ऑकरेंस, एग्जाम्पल क्लोजिंग फाइल। फाइनली कीवर्ड क्या करता है, अगर कोई फाइल हमारी खुली हुई है उसको क्लोज करने के लिए मोस्टली हम फाइनली का यूज करते हैं। अगर हमारे कोड में एक्सेप्शन आती है उसके बाद भी हमेशा फाइनली ब्लॉक चलता ही चलता है, एग्जीक्यूट हमेशा होता है, इसलिए फाइनली ब्लॉक हम यूज करते हैं। थ्रो कीवर्ड का ये क्या यूज है, थ्रोज एन एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली इन कोड, एक्सप्लिसिटली किसी भी कोड के अंदर एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए। एंड थ्रोज कीवर्ड क्या करता है, डिक्लेयर्स द एक्सेप्शन ए मेथड कैन थ्रो, एक मेथड जो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है उसको डिस्क्राइब करता है, डिक्लेयर करता है। इनेबलिंग कॉलिंग मेथड टू हैंडल देम, ठीक है। These कीवर्ड इनेबल रोबस्ट एंड एरर फ्री प्रोग्राम एग्जीक्यूशन
by providing a structured way to handle runtime errors। काफी सिंपल सा आंसर है, छोटा सा इसका आंसर है 2 नंबर के हिसाब से। और अगर आप इतना लिखते हो तो मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा पेज भरने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं आप बिना बात इसके ऊपर 3 से 4 पेज भरे, नहीं, एक पेज पर इतना आंसर आ जाएगा एंड मोर देन सफिशिएंट है 2 नंबर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, डिस्क्राइब वेरियस स्टेट्स अचीव्ड बाय थ्रेड इन इट्स लाइफ साइकिल। डिस्क्राइब वेरियस स्टेट्स अचीव्ड बाय थ्रेड इन इट्स लाइफ साइकिल। थ्रेड की लाइफ साइकिल के अंदर कितने स्टेट्स को हम अचीव करते हैं उनके बारे में लिखना है। छोटा सा आंसर है, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन 7 नंबर में होता तब हमें पूरा मल्टी थ्रेडिंग के बारे में समझाना होता, थ्रेड बताना होता, थ्रेड क्या होता है, थ्रेड की लाइफ साइकिल पूरी दिखाते हैं हम, उसके बाद हम सबको पॉइंट वाइज लिखते हैं। बट 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो 2 नंबर में कैसे लिखेंगे? ए जावा थ्रेड गोज थ्रू दीज स्टेट्स इन इट्स लाइफ साइकिल। इसकी लाइफ साइकिल के क्या क्या स्टेट्स होते हैं? सबसे पहले होती है न्यू स्टेट। न्यू स्टेट क्या करती है? थ्रेड ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बट नॉट स्टार्टेड। जब हम थ्रेड के क्लास का, जब हमने क्लास के अंदर एक्सटेंड किया है, इनहेरिट किया है थ्रेड क्लास को, और जब उसका एक ऑब्जेक्ट बनाता है उसका मतलब वो न्यू स्टेट में आ गया है। सो थ्रेड ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बट नॉट स्टार्टेड, अभी तक हमने उसको स्टार्ट नहीं किया। नेक्स्ट वन इज रनेबल। थ्रेड इज रेडी टू रन और रनिंग। थ्रेड रन होने के लिए रनिंग स्टेट में आ चुका है। ब्लॉक वेटिंग टू एक्वायर मॉनिटर लॉक टू एंटर और री एंटर ए सिंक्रोनाइज ब्लॉक, राइट। वेटिंग indefinitely for another thread to perform an action। वेटिंग में जब दूसरी कोई थ्रेड किसी टास्क को परफॉर्म, मतलब इसको वेटिंग में जब हम थ्रेड को यूज कर रहे हैं, उसको कोई इनपुट आउटपुट टास्क परफॉर्म करना, कुछ भी करना, तो वो वेटिंग में चला जाएगा। टाइम्ड वेटिंग फॉर ए स्पेसिफिक टाइम फॉर अनदर थ्रेड टू परफॉर्म एन एक्शन। एंड लास्ट में टर्मिनेटेड। थ्रेड हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन आइदर नॉर्मली और ड्यू टू एन एक्सेप्शन। ठीक है, जब थ्रेड टास्क परफॉर्म हो जाएगा उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, चाहे वो नॉर्मली हो, जैसे हमारा प्रोग्राम नॉर्मली एग्जीक्यूट हो रहा है, नॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है, चाहे वैसे हो, चाहे किसी एक्सेप्शन के थ्रू हो। जब से ही एक थ्रेड का टास्क परफॉर्म हो जाएगा, एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, वहां से हमारी थ्रेड टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये कंप्लीट लाइफ साइकिल है, सारी स्टेट्स है एक थ्रेड के अंदर। जब थ्रेड की लाइफ साइकिल होती है तो इन सभी स्टेट से होकर एक थ्रेड गुजरता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ, छठा क्वेश्चन है, राइट ए जावा प्रोग्राम टू क्रिएट एन एरे लिस्ट। एक एरे लिस्ट बनानी है विद 5 आइटम्स। 5 आइटम्स हमें इसमें अंदर रखने हैं एंड डिस्प्लेज ऑल द एलिमेंट्स यूजिंग फॉर ईच मेथड। यहाँ पर हमें फॉर ईच मेथड यूज करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन, यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, राइट ए जावा प्रोग्राम टू क्रिएट एन एरे लिस्ट। यहाँ पर हमें एक तो एरे लिस्ट बनानी है। ठीक है, एरे नहीं बनाना है, एरे लिस्ट बनानी है। तो हमें यहाँ पर कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज करना है। हम डायरेक्टली एरे यूज नहीं करेंगे, कलेक्शन फ्रेमवर्क यहाँ पर हम यूज करेंगे। सो एरे लिस्ट यहाँ पर यूज हो रहा है, 5 आइटम्स हमें इसके अंदर रखने हैं एंड उनको हमें साथ साथ प्रिंट भी करना है। ऑल द एलिमेंट्स यूजिंग फॉर ईच मेथड। फॉर ईच मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे, फॉर लूप या व्हाइल लूप हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग करता है import java डॉट यूटिल डॉट स्टार। स्टार इसीलिए यूज कर रहे हैं कि जितने भी यूटिल के अंदर पैकेज, यूटिल पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस है वो सारी क्लासेस स्टार के यूज से मिल जाती है। ठीक है, उन सभी क्लास को हम इसके प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। तो क्लास एग्जाम्पल, हमने एक क्लास बनाई है एग्जाम्पल नाम की, आप प्रोग्राम 1 एरे लिस्ट एग्जाम्पल, कुछ भी आप क्लास का नाम बना सकते हैं। सो क्लास एग्जाम्पल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बना लिया हमने, स्ट्रिंग एरे आर्क्स, राइट। एरे लिस्ट स्ट्रिंग टाइप की, क्योंकि हमें क्या करना है विथ 5 आइटम्स। राइट ए जावा प्रोग्राम टू क्रिएट एन एरे लिस्ट विथ 5 आइटम्स। 5 आइटम हम इसके अंदर रखने हैं तो स्ट्रिंग टाइप के होंगे ऑब्वियसली। ठीक है,
सो एरे लिस्ट स्ट्रिंग टाइप की हमने बनाई है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, राइट। नाउ लिस्ट डॉट एड एप्पल, राइट। सो एड मेथड का हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। सो लिस्ट डॉट एड एप्पल फर्स्ट आइटम हो गया, सेकंड इज लिस्ट डॉट एड बनाना, थर्ड इज लिस्ट डॉट एड चेरी, फोर्थ वन इज लिस्ट डॉट एड मैंगो एंड फिफ्थ वन इज लिस्ट डॉट एड ऑरेंज। सो ये 5 आइटम हमने ऐड कर। अब देखो जावा प्रोग्राम बनाना है, क्रिएट एन एरे लिस्ट, एरे लिस्ट क्रिएट हो गई, यहाँ पर 5 आइटम्स इसके अंदर होने चाहिए। अब हम इनको प्रिंट करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर ईच मेथड। ये है फॉर ईच मेथड, फॉर स्ट्रिंग आइटम। आइटम क्या है, स्ट्रिंग टाइप का एक हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, वैसे तो स्ट्रिंग का, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग का एक क्लास है। तो स्ट्रिंग क्लास का आइटम हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जो लिस्ट से क्या करेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स से। जैसे हमने ये वाली लिस्ट बनाई तो इस लिस्ट के अंदर होगा क्या, सबसे पहले क्या आएगा, एप्पल। अब ये एरे लिस्ट है तो ये क्या होगा, आपस में लिंक लिस्ट की तरह काम कर रहा होगा। एप्पल के पास आएगा बनाना, एंड इस तरीके से पूरी ये लिस्ट आपस में कनेक्टेड होगी, राइट। सो स्टार्टिंग की जो जीरो इंडेक्स की लिस्ट है, जीरो इंडेक्स की जो एरे है उससे स्टार्टिंग करेगा, और जब तक हमारी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स है उन सबको ये एक एक करके फैच करता रहेगा। सो स्ट्रिंग आइटम फैच करो लिस्ट में से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आइटम। जैसे ही फर्स्ट टाइम पे ये रन होगा तो आइटम जीरो इंडेक्स पे जाएगा लिस्ट के, एप्पल मिलेगा, एप्पल प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट टाइम में जाएंगे, अब लिस्ट के नेक्स्ट इंडेक्स है बनाना, सो आइटम के अंदर रहेगा बनाना, उसको प्रिंट कर देगा। इस तरीके हमारा पूरा प्रोग्राम चलता रहेगा। काफी आसान प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है। दिस प्रोग्राम क्रिएट्स एन एरे लिस्ट ऑफ 5 फ्लोर्स एंड प्रिंट्स ईच यूजिंग एनहांस्ड फॉर लूप। फॉर ईच मेथड को हम एनहांस्ड फॉर लूप भी बोलते हैं, राइट। सिंपल सा प्रोग्राम बनाकर आ सकता है, ज्यादा डिटेल में आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये 1-2 नंबर का ही एक क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सील्ड क्लास इन जावा विद सुटेबल एग्जांपल। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें एक्सप्लेन करना है सील्ड क्लास को, जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करना है, फिर एक एग्जांपल देना है, ठीक है। सो सील्ड क्लास इंट्रोड्यूस्ड इन जावा 17। जावा 17 में सील्ड क्लास को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट विच क्लासेस कैन एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट देम। ये एक स्पेशल टाइप की क्लास होती है सील्ड क्लास। ये रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि कौन क्लास उसको इनहेरिट कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है, कौन क्लास उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है, नहीं मतलब सॉरी कौन क्लास उसको इनहेरिट कर सकती है या नहीं कर सकती, ठीक है। प्रोवाइडिंग ए कंट्रोल्ड इनहेरिटेंस हायरार्की। ये कंट्रोल इनहेरिटेंस हायरार्की हमें प्रोवाइड करता है। ए सील्ड क्लास स्पेसिफाई परमिटेड सब क्लास, ठीक है, मतलब सब क्लास के परमिशन देते हैं कि कौन क्लास ये इसको इनहेरिट कर सकते हैं या कौन क्लास इसको इनहेरिट नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल पब्लिक सील्ड, सील्ड के यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है पब्लिक सील्ड क्लास सेफ। सेफ क्लास कौन कौन को परमिशन दे रहा है, किस किस क्लास को परमिशन दे रहा है, सर्कल क्लास को एंड रेक्टेंगल क्लास को, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे बॉडी बनी हुई है, इसके अंदर कुछ भी कोड लिख सकते हैं हम अपना। नाउ फाइनल क्लास सर्किल एक्सटेंड सेफ, जो सर्किल क्लास है वही सेफ को एक्सटेंड कर सकता है, एंड रेक्टेंगल क्लास एक्सटेंड सेफ, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं अनदर क्लास बनाऊं, मतलब सर्कल रेक्टेंगल, यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर एक्सटेंड्स शेप, तो ये क्या हो जाएगी, एक एरर, ये एक एरर हो जाएगी। हियर ओनली सर्कल एंड रेक्टेंगल कैन एक्सटेंड शेप ensuring controlled extension and enhancing security and maintainability in large applications। छोटा सा प्रोग्राम है, छोटा सा इसकी डेफिनेशन है, अगर ये आप लिख कर आते हैं इतना लिख देंगे मोर देन सफिशिएंट है 2 नंबर के लिए, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, किन्हीं भी 3 को हमें करना है। यहाँ पे ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 5 ऑप्शंस है, 7 ऑप्शंस है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इतने सारे ऑप्शन होंगे, नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है सेक्शन बी का, इसके अंदर 5 ऑप्शंस है और 5 ऑप्शन में से हमें कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 7 नंबर का होगा। 7 × 3 = 21, यानी पूरा सेक्शन बी 21 नंबर का होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शंस होंगे, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी एंड क्वेश्चन नंबर ई। टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, कोई भी 3 क्वेश्चन हमें करने हैं। हम 5 के बाद समझेंगे, जो आपको अच्छा लगे एग्जाम में आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 7 नंबर का है तो हमें छोटा सा डेफिनेशन नहीं लिखनी, ऐसा नहीं कि 4 लाइन लिखकर मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, नहीं। अगर बड़ा क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, तब हमें कम से कम 2 से 3 पेज मिनिमम लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। तो सेक्शन बी को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस लेक्चर को, इस प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चंस को जो हम करा रहे हैं, वीडियो जो हम करा रहे हैं, उसको अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लग रही है आज की एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन और कितना आपको समझ में आ रहा है, कितने आप एक्साइटेड है। फटाफट से पहले कमेंट करो, कमेंट करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी को, ठीक है। फटाफट से कमेंट करने का टाइम मिल रहा है आपको, फटाफट से कमेंट करके आगे बढ़ते हैं। राइट, कमेंट कर दिए, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ए की तरफ। एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्शन एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है जावा के अंदर, वो बताना है, एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है उसको डिस्क्राइब करना है विद ए सुटेबल एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देना है हमें और हमें समझाना है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, उसका एग्जाम्पल भी देना है। डेमोन्स्ट्रेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो हमें ये बताएगी एप्लीकेशन, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की एप्लीकेशन है उसको डिमोन्स्ट्रेट कर रही होगी, समझा रही होगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं एब्स्ट्रैक्शन से। राइट, सो एब्स्ट्रैक्शन हम हेडिंग डाल के चलेंगे। तो एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इंटरनल इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली एसेंशियल फीचर्स। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है, हाइडिंग इंटरनल इंप्लीमेंटेशन। इंटरनल इंप्लीमेंटेशन जितना भी हो रहा है उसको हाइड करना, डिटेल्स को हाइड करना एंड सिर्फ एसेंशियल फीचर्स को दिखाना ही एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स रियलिटी बाय मॉडलिंग क्लास एप्रोप्रिएट टू प्रॉब्लम इन जावा। राइट, इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स रियलिटी, ये कॉम्प्लेक्स रियलिटी को सिंप्लीफाई करता है बाय मॉडलिंग क्लासेस एप्रोप्रिएट टू द प्रॉब्लम। राइट, इन जावा एब्स्ट्रैक्शन इज अचीव्ड यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेसेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की हेल्प से या इंटरफेसेस की हेल्प से हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज डिक्लेयर्ड विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। यहाँ पर एक कीवर्ड यूज किया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट। सो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की हेल्प से हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अचीव कर सकते हैं। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन से होते हैं, विदाउट बॉडी एंड कंक्रीट मेथड विद बॉडी। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं एंड कंक्रीट, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उनको हम कंक्रीट मेथड बोलते हैं। कंक्रीट मेथड हो सकते हैं एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इनिशिएटेड डायरेक्टली बट कैन एक्ट एज बेस क्लास। राइट, इसको हम डायरेक्टली इनिशिएट नहीं कर सकते, डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बट एज ए बेस क्लास इसको हम ट्रीट कर सकते हैं फॉर अदर क्लासेस। अनदर जो क्लासेस है, जो सब क्लासेस है, उसके लिए एक बेस क्लास का काम करती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। राइट,
abstract methods for subclasses to provide specific implementation। अगर हमें abstract क्लास को इनहेरिट करना है तो उसके लिए जितने भी abstract मेथड होंगे उसको हमें मतलब abstract मेथड में फोर्सफुली बोलेगा कि या तो इंप्लीमेंट करो, अदरवाइज एरर वहां पर आएगी, राइट। अब देखते हैं एग्जाम्पल। abstract क्लास शेप, abstract क्लास बना रहे हैं यहां पर शेप नाम की। इसके अंदर मेथड है abstract वर्ड ड्रॉ। ड्रॉ एक मेथड है, यहां पर ये क्या है, abstract मेथड है। ये क्या है, abstract मेथड है। abstract मेथड का कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहां पर हमने abstract कीवर्ड को यूज किया हुआ है। नेक्स्ट मेथड इसके अंदर वर्ड डिस्प्ले, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डिस्प्लेइंग शेप। अब हम शेप की आपको डिस्प्ले कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने एक डिस्प्ले मेथड बनाया हुआ है, राइट। नाउ क्लास सर्कल एक्सटेंड शेप। सर्कल क्लास शेप क्लास को इनहेरिट कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, तब हमें ड्रॉ मेथड को इंप्लीमेंट करना होगा। वर्ड ड्रॉ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ड्रॉइंग सर्कल। यहाँ पर हमें डिस्प्ले को इनहेरिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट किस चीज की रिक्वायरमेंट है, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको हमें जरूर इनहेरिट करना होगा। सो सर्कल क्लास ने शेप क्लास को इनहेरिट किया, सो ड्रॉ मेथड को हमें इंप्लीमेंट करना होगा। नो क्लास टेस्ट, इसको किसी भी क्लास को इनहेरिट नहीं कर रही है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्क्स शेप एस इक्वल टू न्यू सर्कल। एस का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है सर्कल कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हुए। एस डॉट ड्रॉ एस डॉट डिस्प्ले। एस डॉट ड्रॉ करते क्या हो जाएगा, ड्रॉ मेथड कॉल करेगा ड्रॉइंग सर्कल, एंड एस डॉट डिस्प्ले करते क्या करेगा, ये डिस्प्लेइंग शेप। हियर शेप इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास विद एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड ड्रॉ एंड ए कंक्रीट मेथड डिस्प्ले। सर्कल एक्सटेंड शेप एंड इंप्लीमेंट ड्रॉ। इतना आंसर मोर देन सफिशिएंट है। आपने बता दिया एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, आगे समझा दिया एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में, एंड बाद में आपने एक एग्जांपल दे दिया और उस एग्जांपल का भी आपने समरी दे दी कि इसका पूरा ये समरी है। अगर आप इतना करते हो पूरे के पूरे आपको 7 नंबर यहाँ पे मिलेगा, कोई भी नंबर यहाँ पे आपका कटने वाला नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। Describe the way to create threads in Java with suitable code. Also explain which is more suitable to create threads. Describe the way, हमें तरीके बताने के किन तरीकों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, थ्रेड्स को क्रिएट कर सकते हैं जावा के अंदर। सुटेबल कोड, हमें इसको कोड भी लिखना है, ठीक है, जितने भी मेथड उनको कोड भी लिखना है। ऑल्सो एक्सप्लेन विच इज मोर सुटेबल टू क्रिएट थ्रेड्स, हमें ये भी बताना है कि दोनों में से कौन सा मेथड सूटेबल है, कौन सा मेथड हमें यूज करना चाहिए, राइट। अब कितने तरीके होते हैं किसी भी थ्रेड को क्रिएट करने के, कितने होते हैं, थ्रेड्स कैन बी क्रिएटेड इन 2 वेज। 2 तरीके होते हैं हमारे पास, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास एंड अनदर मेथड इज बाय इंप्लीमेंटेड रनेबल इंटरफेस। 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका देखते हैं बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, ठीक है। थ्रेड क्लास की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, यहां पर हम थ्रेड क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है, क्लास माई थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड, पब्लिक वॉइड रन, रन मेथड है थ्रेड क्लास के अंदर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन थ्रेड रनिंग बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन माई थ्रेड। टी ऑब्जेक्ट बनाया हमने माई थ्रेड का, माई थ्रेड मेरी क्लास है, न्यू माई थ्रेड के नाम से कंस्ट्रक्टर है। टी डॉट स्टार्ट मेथड जैसे कॉल करेंगे रन मेथड कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एंड थ्रेड रनिंग बाय स्टैंडिंग थ्रेड क्लास ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा जो पॉइंट है वो ध्यान देने वाला है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, हालांकि बाद में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि कौन सा बेटर है, राइट। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है विच इज बेटर, कौन सा बेटर है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, बट पहले समझते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो, यहाँ पर हमने यूज किया हुआ है एक्सटेंड्स कीवर्ड का। एक्सटेंड्स कीवर्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी एक क्लास को दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट करने के लिए हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। अब एक और अगर आपने पॉइंट पढ़ा है
इनहेरिटेंस के अंदर कि जावा के अंदर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव नहीं कर सकते। मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है समझिए, यहां पर ए क्लास है एंड यहां पर बी क्लास है एंड यहां पर सी क्लास है। अब एक सी क्लास ए क्लास को इनहेरिट कर सकता है, सी क्लास ए क्लास को इनहेरिट कर सकता है या सी क्लास बी क्लास को इनहेरिट कर सकता है, बट एक क्लास दो क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकती। ठीक है, सी क्लास बी क्लास को भी इनहेरिट कर रही है, ए को भी इनहेरिट कर रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम रनेबल इंटरफेस का यूज करते हैं, क्योंकि मान लीजिए माई थ्रेड नाम की जो क्लास है उसको अनदर किसी क्लास को एक्सटेंड करना है। अब जैसे उसने अनदर किसी क्लास को एक्सटेंड कर लिया, हमें थ्रेड क्लास भी आनी है, हमें थ्रेडिंग भी यूज करनी है, मल्टीपल थ्रेडिंग हमें यूज करनी है, तब हम क्या करेंगे, हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, इंप्लीमेंटेशन यूज करेंगे, यानी हम इंटरफेस यूज करेंगे, रनेबल इंटरफेस यूज करेंगे, क्योंकि जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटरफेस का यूज करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। क्लास माई रनेबल, यहां पे लिखना जरूर है हेडिंग, बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस माई क्लास बाय रनेबल इंप्लीमेंट्स रनेबल। रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी क्लास को इनहेरिट करने के लिए हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते हैं एंड किसी भी इंटरफेस को इनहेरिट करने के लिए हम इंप्लीमेंट्स का यूज करते हैं। राइट, पब्लिक वर्ड रन सेम मेथड है इसके अंदर भी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन थ्रेड रनिंग बाय इंप्लीमेंटेड रनेबल क्लास, सॉरी रनेबल इंटरफेस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन माई रनेबल आर इक्वल टू न्यू माई रनेबल थ्रेड टी इक्वल टू न्यू थ्रेड, इसमें हम आर पास कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है, रनेबल इंटरफेस है, यहाँ पर मैं दोबारा से थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर यानी कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने आर जो रनेबल क्लास का एक ऑब्जेक्ट है उसको पास कर दिया। अब हम टी की हेल्प से स्टार्ट मेथड को कॉल कर सकते हैं। राइट, तो ये आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल आपको खुद से बना के आना है, वहां पे आपको इसका रट्टा नहीं मारना। ठीक है, इसका रट्टा नहीं मारना, सिर्फ समझाने के वे से मैं आपको समझा रहा हूँ, मतलब समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल बनाया हुआ है, ऐसे नहीं कि आप उसके प्रॉपर रट्टा मार के चले जाए, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी आ सकता है तो आप सबका रट्टा नहीं मार सकते। ठीक है, अब देखते हैं विच इज बेटर, कौन सा बेटर है। इंप्लीमेंटिंग रनेबल इज प्रीफर्ड सिंस जावा अलाउ सिंगल इनहेरिटेंस ओनली, क्योंकि सिर्फ सिंगल इनहेरिटेंस हम यूज करते हैं इसलिए रनेबल को हम प्रीफरेंस देते हैं। रनेबल लेट्स योर क्लास एक्सटेंड्स अनदर क्लास while implementing Runnable, enhancing design flexibility. It separates task Runnable from the thread management, thread supporting thread pools and executor framework. तो कौन सा बेटर है, हमेशा Runnable इंटरफेस को हम बेटर मानते हैं, प्रेफरेबल मानते हैं एज कंपेयर टू थ्रेड क्लास। राइट, आगे बढ़ते हैं कौन सा नंबर सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी है, एक्सप्लेन फंक्शनल इंटरफेसेस इन जावा। फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है उसके बारे में बताना है। डिस्क्राइब लैम्डा एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस के हेल्प से हमें लैम्डा एक्सप्रेशन को बताना है। तो ए फंक्शनल इंटरफेस हैज ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिस क्लास के अंदर सिर्फ जिस इंटरफेस के अंदर सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो वो एक फंक्शनल इंटरफेस कहलाता है। मे हैव मल्टीपल डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स, इसके अंदर मल्टीपल डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड हो सकते हैं, बट सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसके अंदर होता है। इट इज यूज एज ए टारगेट फॉर लैम्डा एक्सप्रेशंस एंड मेथड रेफरेंसेस। ये लैम्डा एक्सप्रेशन के लिए एंड मेथड रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल इंटरफेस, एंडरसन यहाँ पर यूज कर रहे हैं फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन। इंटरफेस ड्रॉएबल वर्ड ड्रॉ, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसके अंदर। अब यहाँ पर हमने एनोटेशन यूज किया हुआ है @ फंक्शनल इंटरफेस, क्योंकि अगर यहाँ पर हम क्योंकि वर्ड ड्रॉ एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है,
अगर ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं है तो भी एक इंटरफेस तो है। जैसे हमने एनोटेशन यूज किया फंक्शनल इंटरफेस, अब ये एक फंक्शनल इंटरफेस बन गया। अगर ये एनोटेशन हम यूज नहीं करेंगे तब ये सिंपल इंटरफेस है। जैसे हमने फंक्शनल इंटरफेस यूज किया, अब ये फंक्शनल इंटरफेस है, राइट। नाउ लैम्डा एक्सप्रेशन इंट्रोड्यूस्ड इन जावा 8, जावा 8 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इट इंप्लीमेंट्स फंक्शनल इंटरफेस कॉन्शियसली, राइट। सिंटैक्स, पैरामीटर्स, एरो ऑपरेटर एंड बॉडी। एग्जांपल से समझते हैं। पब्लिक क्लास लैम्डा एक्सप्रेशन, सॉरी लैम्डा एग्जांपल, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग एरे आर्क्स, ड्रॉएबल डी इक्वल टू lambda expression, arrow operator, system dot out dot println drawing with lambda expression, d dot draw मेथड हमने कॉल किया। ड्रॉ मेथड क्या है? एक फंक्शनल इंटरफेस है, एक मेथड है, उसकी जैसे कॉल करेंगे ये क्या करेगा? ड्रॉइंग विद लैम्डा एक्सप्रेशन को प्रिंट कर देगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? एडवांटेजेस, रिड्यूस बॉयलर प्लेट कोड, सो बॉयलर प्लेट कोड को रिड्यूस करता है, improves readability and maintainability and enables functional programming in Java, functional programming को enables करता है, right। now let's move to question number D, describe collection framework in Java। collection framework क्या होता है Java के अंदर वो बताना है। with a suitable diagram displaying interfaces and classes and their hierarchy, विद ए सुटेबल डायग्राम, एक डायग्राम बनाना है, डिस्प्लेइंग इंटरफेसेस एंड क्लासेस एंड देयर हायरार्की। हम एक डायग्राम के अंदर क्लासेस भी बनानी है, इंटरफेस भी बनाने हैं, उनकी हायरार्की बनानी है। ऑल्सो एक्सप्लेन लिस्ट, सेट एंड क्यू इंटरफेसेस। सो क्या क्या करना है? सबसे पहले कलेक्शन फ्रेमवर्क हमें बताना है कि कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, ठीक है। जब हम कलेक्शन फ्रेमवर्क बता देंगे फिर हमें एक डायग्राम बनाना है जिसके अंदर पूरी हायरार्की होगी। उस हायरार्की को बताने के बाद हमें क्या करना है? सेट, क्यू एंड लिस्ट, सेट, क्यू को हमें बताना है, उनके समझाना है कि ये इंटरफेस क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में। तो द कलेक्शन फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स आर्किटेक्चर टू स्टोर एंड मैनिपुलेट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट एफिशिएंटली, राइट। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करता है एक आर्किटेक्चर टू स्टोर एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स, एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एफिशिएंटली। जब हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप को, राइट, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के एक ग्रुप को हमें स्टोर करना होता है, मैनिपुलेट करना होता है, इसलिए हमें जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है। इट इंक्लूड्स इंटरफेसेस, इंप्लीमेंटेशंस एंड एल्गोरिथम। इसके अंदर इंटरफेस जो होते हैं, इसी तरह क्लासेस भी होती है, इंप्लीमेंटेशन होती है एंड कुछ एल्गोरिथम्स होती है, राइट। नाउ अब आते हैं डायग्राम पर। हमने बता दिया कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, इतना मोर देन सफिशिएंट है क्योंकि इसने सिर्फ सिंपल कलेक्शन फ्रेमवर्क की डेफिनेशन पूछी है। अब उन्हें क्या है? सुटेबल डायग्राम, ये राज का प्रॉपर डायग्राम, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास? आइटरेबल इंटरफेस होता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको एग्जाम में ऐसे ही कुछ शो करना है। ग्रीन बॉक्स आप अलग अलग पेन यूज कर सकते हैं, रेड पेन तो यूज नहीं करेंगे, रेड पेन यूज नहीं करना है, ठीक है, भूल कर भी। आपको एग्जाम में सिर्फ दो ही तरह के पेन यूज करना है, ब्लू पेन एंड ब्लैक पेन। तब आप क्या कर सकते हैं? ब्लू पेन या ब्लैक पेन की हेल्प से एक को आप इंटरफेस बना दीजिए, एक को आप क्लास बना दीजिए। अब जो ग्रीन है यहाँ पर हमने बनाया हुआ है वो इंटरफेस है, ऑरेंज यहाँ पर क्लास है। तो आप ब्लू पेन से इंटरफेस बना सकते हैं, ब्लैक पेन से क्लास बना सकते हैं। तो सबसे पहले होता है आइटरेबल इंटरफेस। आइटरेबल इंटरफेस को इनहेरिट करता है कलेक्शन इंटरफेस। कलेक्शन फ्रेमवर्क को, कलेक्शन इंटरफेस को कौन कौन इनहेरिट कर रहा है? लिस्ट एक इंटरफेस है, क्यू एक इंटरफेस है एंड सेट एक इंटरफेस है। इन तीनों इंटरफेस को अलग अलग क्लासेस, अलग अलग इंटरफेस इनहेरिट करते हैं एंड इनहेरिट करता है, राइट। सो एरे लिस्ट नाम की एक क्लास है, लिंक लिस्ट नाम की एक क्लास है, वेक्टर नाम की एक क्लास है एंड स्टैक नाम की एक क्लास है। ये चारों क्लास चेक कर रहे हैं लिस्ट क्लास, लिस्ट इंटरफेस को इनहेरिट कर रही है, राइट।
क्यू क्लास के अंदर एक प्रायोरिटी क्यू इंटरफेस के अंदर एक प्रायोरिटी क्यू नाम की क्लास है जो क्यू को इनहेरिट कर रही है। डी क्यू एंड एरे डी क्यू, ये दोनों क्या कर रहे हैं, क्यू क्लास क्यू को इनहेरिट कर रहा है डी क्यू एंड डी क्यू को इनहेरिट कर रहा है एरे डी क्यू, राइट। नाउ सेट, हैश सेट, लिंक्ड लिस्ट, सॉर्टेड सेट एंड ट्री सेट। अब ये पूरा डायग्राम कैसे बनता है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं, मैंने एक इससे रिलेटेड डेडिकेटेड एक वीडियो बनाई हुई है कलेक्शन फ्रेमवर्क की। आपके बुक में एक यूनिट नंबर 3 है कलेक्शन फ्रेमवर्क, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बीटेक कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट है उसके अंदर यूनिट 3 है कलेक्शन फ्रेमवर्क। उसकी मैंने कंप्लीट डेडिकेटेड एक वीडियो बनाई हुई है, वन शॉट वीडियो। उस वन शॉट वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट डायग्राम को समझाया हुआ है कि डायग्राम कैसे बनता है, क्या क्या इंटरफेस होता है, क्या क्या क्लासेस होती है, कैसे इनहेरिट करते हैं, कैसे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये इसका डायग्राम है, सेम डायग्राम मैंने वहां पे भी यूज किया हुआ है, आप वहां पे जाकर उसको समझ सकते हैं। क्योंकि ज्यादा वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन रह रहे हैं, सेक्शन सी भी पूरा रह रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से इन तीनों की डेफिनेशन के पास। लिस्ट क्या होती है, सेट क्या होता है, क्यू क्या होता है, उसको समझते हैं। तो लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर्ड कलेक्शन अलाउइंग डुप्लीकेट्स, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है जो डुप्लीकेट्स को अलाउ करता है। एग्जाम्पल, array list maintains insertion order allowing index access, right। set क्या होता है, unordered collection that does not allow duplicates, duplicacy को allow नहीं करता। example, hash set stores unique elements without order, queue holds element prior to processing, FIFO principle को follow करता है। example, priority queue orders element based on priority। advantages क्या क्या है, रिड्यूस प्रोग्रामिंग एफर्ट, प्रोग्रामिंग के एफर्ट को रिड्यूस करता है, इंक्रीज परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड्स इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन एपीआई, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ई सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंसी इंजेक्शन डीआई एंड इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल आईओसी इन स्प्रिंग। स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर DI डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है एंड IOC इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, उसके दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। सो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल IOC क्या है, IOC प्रिंसिपल वेयर ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड मैनेजमेंट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम यूजर कोड टू फ्रेमवर्क। IOC क्या है, एक प्रिंसिपल है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन को क्या करते हैं, यूजर से, अब यूजर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं करेगा, फ्रेमवर्क करेगा। इंश्योरिंग लूज कपलिंग, ये इंश्योर करता है कि वहां पर लूज कपलिंग होगी, टाइट कपलिंग नहीं होगी। एंड इजियर मेंटेनेंस, काफी जो मेंटेनेंस है उसको इजियर कर देता है, राइट। स्प्रिंग्स IOC कंटेनर मैनेजेस लाइफ साइकिल एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीन्स। IOC कंटेनर क्या करता है, बीन्स की लाइफ साइकिल को एंड कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करता है। जबकि डिपेंडेंसी इंजेक्शन जिसको DI बोलते हैं, ये क्या करता है, ये एक डिजाइन पैटर्न है, एक डिजाइन पैटर्न इंप्लीमेंटिंग IOC बाय इंजेक्टिंग डिपेंडेंसीज फ्रॉम आउटसाइड रेदर देन क्रिएटिंग विद इन द क्लास। एक डिजाइन पैटर्न है जो इंप्लीमेंट करता है IOC को, कैसे, बाय इंजेक्टिंग डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट करके फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, रेदर देन क्रिएटिंग विद इन द क्लास। क्रिएट के अंदर, सॉरी क्लास के अंदर हम किसी भी डिपेंडेंसीज को क्रिएट ना करके बाहर क्रिएट करते हैं और उसकी हेल्प से हम इंजेक्ट करते हैं IOC को, IOC को हम इंप्लीमेंट करते हैं बाय इंजेक्टिंग डिपेंडेंसीज। तो डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ DI डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जिसकी हेल्प से IOC को हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं एक डिजाइन पैटर्न के रूप में, राइट। इसकी डेफिनेशन आप डेफिनेशन समझ सकते हैं, फिलहाल ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर एक दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। IOC इज ए ब्रॉड प्रिंसिपल, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एक ब्रॉड प्रिंसिपल है, ये इसके डेफिनेशन है। तो डिफरेंस है, अगर आपको ज्यादा डिफरेंस लिखने हैं तो आप दोनों में यहाँ से डिफरेंस लिख सकते हैं, ठीक है। वो आप इतने 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट से इतने समझदार आप है कि आपको ज्यादा डिफरेंस कैसे बनाने हैं, ठीक है। नो, IOC इज ए ब्रॉड प्रिंसिपल, जबकि DI डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज ए स्पेसिफिक मेथड
to achieve IOC by providing external dependencies, right? Example, using @auto-wired annotation in Spring to inject engine object into car class, right? Advantages of DI dependency इंजेक्शन की क्या क्या एडवांटेजेस है? प्रमोट्स लूज कपलिंग को प्रमोट करता है, इंप्रूव्स टेस्टेबिलिटी एंड मेंटेनेंस एंड सिंप्लीफाइज कॉन्फ़िगरेशन, राइट? नाउ इसी के साथ हम आ चुके हैं सेक्शन सी की तरफ। 2 सेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 14 नंबर प्लस 21 नंबर 35 नंबर का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, राइट? 2023-24 के जो पेपर था उसमें अभी तक हम 35 नंबर कर चुके हैं आउट ऑफ 70। अब बचा सिर्फ 35 नंबर, यानी अब बचे सिर्फ 5 क्वेश्चंस बचे हैं 7 नंबर के। लेकिन हमारे पास हर क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से हमें सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, राइट? देखते हैं। सेक्शन सी है, टोटल 5 क्वेश्चन करने, जैसे मैंने आपको बताया था। एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अटेम्प्ट एनी वन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। 2 क्वेश्चन है, दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, 2 पार्ट में से एक पार्ट करना है। अटेम्प्ट एनी वन पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अब ए क्वेश्चन है एंड बी क्वेश्चन है। ए एंड बी दोनों का आपके पास ऑप्शन है, जो क्वेश्चन आपको समझ में आए वो क्वेश्चन आपको करना है। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करने, गलती से भी टाइम वेस्ट होगा एंड एग्जामिनर उसके ऊपर आपके नंबर भी कट कर सकता है, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अटेम्प्ट एनी वन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी एक पार्ट करना है। 7 × 1 = 7, 7 नंबर का ये एक क्वेश्चन है। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट पॉलीमॉर्फिज्म एंड इट्स टाइप इन जावा। पॉलीमॉर्फिज्म को बताना है और उसकी टाइप्स बताने हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन रन टाइम एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के दोनों में डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंस बताने हैं। राइट सुपर क्लास शेप नाम की एक सुपर क्लास हमें बनानी है विद मेथड डिस्प्ले एरिया। इसके अंदर डिस्प्ले एरिया नाम का एक मेथड होना चाहिए। एंड सब क्लास बनानी है रेक्टेंगल नाम की, डेमोन्स्ट्रेटिंग मेथड ओवरराइडिंग। हमें इसके अंदर मेथड ओवरराइडिंग को अचीव करना है, राइट? मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या हुआ कि हमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करना है। ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं वन शॉट वीडियो के अंदर, बट फिर भी समझते हैं इसको। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लंबा लग रहा है, 3 लाइन में क्वेश्चन आ रहा है, पर डरना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 बाय 1 वर्ड बाय वर्ड हम उसको समझेंगे तो बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। इलस्ट्रेट पॉलीमॉर्फिज्म, सबसे पहले हमें पॉलीमॉर्फिज्म बताना है एंड इट्स टाइप इन जावा। तो उसके प्रकार बताने हैं। सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म समझते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म है क्या? पॉलीमॉर्फिज्म मींस मैनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स, बहुत सारी फॉर्म्स। इट अलाउज वन इंटरफेस टू बी यूज्ड फॉर जनरल क्लास ऑफ एक्शंस इन जावा। पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑफ 2 टाइप्स। अब हमने पॉलीमॉर्फिज्म बता दिया, अब हम उसके 2 टाइप्स बता रहे हैं। क्या क्या? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं, राइट? सो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या मेथड ओवरराइडिंग क्या है? मल्टीपल मेथड्स विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स in the same class. मल्टीपल मेथड विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। एक ही क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड एक ही नाम के होंगे बट उनका अलग अलग पैरामीटर लिस्ट होगी, पैरामीटर्स होंगे, तब वहां पर मेथड ओवरलोडिंग होती है। बाइंडिंग हैपेंस एट कंपाइल टाइम। जो उसकी बाइंडिंग है, उसके जो निर्णय है कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा, वो कंपाइल टाइम पे पता लग जाता है। बट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसको मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं, ये क्या है? ए सब क्लास provides a specific implementation of a method already defined in its super class। एक सुपर क्लास के अंदर जो मेथड डिफाइन किया है, डिक्लेरेशन हो रही है, उसी क्लास के सब क्लास के अंदर एक स्पेसिफिक क्या करना, डेफिनेशन करना, उसको डिस्क्राइब करना ही मेथड ओवरराइडिंग कहलाता है। बाइंडिंग हैपेंस एट रन टाइम यूजिंग डायनेमिक मेथड डिस्पैच। ठीक है, आसान से डेफिनेशन है, डिफरेंस समझते हैं। अब देखो यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। अब है डिफरेंशिएट बिटवीन रन टाइम एंड
कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दोनों में डिफरेंस बताते हैं। कंपाइल टाइम इज रिजॉल्व बाय कंपाइलर, कंपाइल टाइम क्या है, कंपाइलर के द्वारा रिजॉल्व किया जाता है, जबकि रन टाइम रिजॉल्व बाय जेवीएम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ये इसका डिफरेंस हो गया। अब क्या काम है, राइट सुपर क्लास सेव, एक सुपर क्लास सेव बनानी है विद मेथड डिस्प्ले एरिया, उसके अंदर एक डिस्प्ले एरिया नाम का मेथड होना चाहिए। फिर रही क्लास सेव नाम की, इसके अंदर क्या होना चाहिए, डिस्प्ले एरिया नाम का एक मेथड होना चाहिए, जिसके हमने अंदर एक लिखा है डिस्प्लेइंग एरिया ऑफ सेव। अब आगे क्या करना था हमें, एंड सब क्लास रेक्टेंगल, एक सब क्लास होनी चाहिए रेक्टेंगल नाम की एक्सटेंड सेव, जो क्या कर रही है, रेक्टेंगल से सब क्लास रेक्टेंगल डेमोन्स्ट्रेटिंग मेथड ओवरराइडिंग, जो मेथड ओवरराइडिंग कर रही है। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या है, इनहेरिटेंस यहाँ पे यूज हो रहा होगा, तो सेव क्लास को उसने इनहेरिट किया, वर्ड डिस्प्ले एरिया, अब सेम मेथड है, मेथड ओवरराइडिंग यूज कर तो मेथड का नेम भी सेम होगा, मेथड का सिग्नेचर सेम होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। नाउ क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग एरे आर्क सेव एस इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, आप कास्टिंग यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। सेव क्लास है, उसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम बेस क्लास का एक फंक्शन को मेथड को कॉल कर रहे हैं, सो इसको हम अपकास्टिंग बोलते हैं। एस डॉट डिस्प्ले एरिया कॉल्स रेक्टेंगल्स डिस्प्ले एरिया, राइट, जो भी लेंथ एंड ब्रेड्थ होगी वो उसको रिटर्न कर देगा। यहां पर हम इसके अंदर क्या करेंगे, लेंथ या ब्रेड्थ नाम का एक दो वेरिएबल्स बनाएंगे, उसके कुछ वैल्यूज दे देंगे और उसको रिटर्न कर देगा। पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बता दिया, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। फिर क्या था, दोनों में डिफरेंस, हमने दोनों में डिफरेंस बता दिया। फिर एक एग्जांपल में जो हमें दिया गया था हमने वो एग्जांपल भी कर लिया, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर बी। अब दोनों क्वेश्चन में एक चॉइस है, क्वेश्चन नंबर ए हमने कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर बी है, दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। इलस्ट्रेट कंस्ट्रक्टर एंड देयर एप्लीकेशंस इन जावा, हमें कंस्ट्रक्टर के बारे में बताना है, उसकी क्या क्या एप्लीकेशन होती है उसके बारे में बताना है। डिस्क्राइब टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर्स के कितने टाइप होते हैं वो बताना है। राइट ए क्लास स्टूडेंट विद एट्रीब्यूट्स रोल नंबर नेम ब्रांच ईमेल, एक क्लास बनानी है स्टूडेंट नाम की जिसके अंदर रोल नंबर नाम का एक एट्रीब्यूट होगा, नेम नाम का एक एट्रीब्यूट होगा, ब्रांच नाम का एंड ईमेल नाम के एट्रीब्यूट होगा। राइट ऑल आर्गुमेंट्स कंस्ट्रक्टर एंड क्रिएट टू ऑब्जेक्ट्स, राइट। वन बाय वन करते हैं, सबसे पहले बताते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। सो कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेथड कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड टू इनिशियलाइज वैल्यूज, एक स्पेशल मेथड है जो कॉल किया जाता है जब एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है टू इनिशियलाइज वैल्यूज, वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए। इट हैज नो रिटर्न टाइप, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। एंड इट्स नेम इज सेम एज क्लास, इसका नेम क्लास के नेम जैसा ही सेम होता है। कंस्ट्रक्टर ने बता दिया है। अब क्या है, देयर एप्लीकेशंस इन जावा, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती है वो हमने यहाँ पर बता दिया है। टू इनिशियलाइज वैल्यूज। नाउ डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर क्या क्या टाइप्स होता है वो बताते हैं। टाइप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, दो तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बाद हमने बता दिया है नो पैरामीटर्स, कोई पैरामीटर नहीं होता। प्रोवाइडेड बाय कंपाइलर इफ नन डिफाइंड, अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया गया तब ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर इसको डिफाइन कर देता है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, टेक्स पैरामीटर्स टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स विद यूजर डिफाइंड वैल्यूज, राइट। दोनों टाइप हमने यहाँ पे बता दिए हैं। नाउ एग्जांपल ले लेते हैं। अब एग्जांपल क्या बनाना हमें, राइट ए क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम की क्लास है, ये सब इसके अंदर क्या होना चाहिए, एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो क्लास स्टूडेंट इंट रोल नंबर स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग ब्रांच स्ट्रिंग ईमेल, ऑल आर्गुमेंट्स कंस्ट्रक्टर, एक ही कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सारे आर्गुमेंट्स को रखेंगे। स्टूडेंट इंट आर रोल नंबर स्ट्रिंग एन स्ट्रिंग बी स्ट्रिंग ई,
रोल नंबर इक्वल टू आर, नेम इक्वल टू एन, ब्रांच इक्वल टू बी, ईमेल इक्वल टू ई, वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले में सिस्टम डॉट प्रिंटलन, ये हमने उसको स्टेटमेंट दे दी यहाँ पर। पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग एरे आर्क्स, स्टूडेंट S1, राइट, स्टूडेंट S2, ये सब हमने पैरामीटर्स पास कर दिए यहाँ पर। एंड S1 डॉट डिस्प्ले, S2 डॉट डिस्प्ले, ये इसका ये प्रोग्राम हो गया। नाउ नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, अटेम्प्ट एनी वन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। दो क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन करना है हमें यहाँ पर। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन इन जावा। चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन के बारे में डिफरेंशिएट करना है। राइट ए प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट, अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले एक्सेप्शन को देख लेते हैं क्या होते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। सो चेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है, चेक्ड एट कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम पर उसको चेक कर लिया जाता है। मस्ट बी हैंडल्ड यूजिंग ट्राई कैच और थ्रोज, ट्राई कैच के थ्रू या थ्रोज कीवर्ड के थ्रू हमें उसको हैंडल कर लेना है। एग्जाम्पल इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, सीक्वल एक्सेप्शन, राइट। अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है, चेक्ड एट रन टाइम, रन टाइम पर उसको चेक किया जाता है। यूजली प्रोग्रामिंग एरर्स, मोस्ट जो प्रोग्रामिंग एरर्स होती है उनको हम बोलते हैं। एग्जाम्पल अरिथमेटिक एक्सेप्शन एंड नल पॉइंटर एक्सेप्शन, राइट। इसका एग्जाम्पल क्लास डेमो पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग एरे आर्क्स, ट्राई ए बी इक्वल टू 0 एंड सी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी, ठीक है। सी को हमने यहाँ पे प्रिंट करना चाहा, लेकिन यहाँ पे हमने कैच के एक्सेप्शन को, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, जैसे एक्सेप्शन आएगी क्या प्रिंट हो जाएगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड, सिस्टम डॉट प्रिंटलन प्रोग्राम कंटिन्यूज। आउटपुट में क्या आएगा, कैचेस डिवीजन बाय 0 एंड कंटिन्यूस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, राइट। नाउ ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंशिएट with suitable examples, character streams and byte streams, दोनों को हमें डिफरेंशिएट करना है। एंड वेट एंड नोटिफाई मेथड, तो वन बाय वन करते हैं। कैरेक्टर वर्सेस बाइट स्ट्रीम। कैरेक्टर स्ट्रीम क्या होती है, हैंडल डेटा एज कैरेक्टर्स, 16 बिट यूनिकोड। एग्जाम्पल फाइल रीडर एंड फाइल राइटर। बाइट स्ट्रीम क्या है, हैंडल डेटा एज बाइट 8 बिट में। एग्जाम्पल फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम। आसान है, एग्जाम्पल यहाँ बना सकते हैं आप। फाइल रीडर fr इक्वल टू न्यू फाइल रीडर फाइल डॉट txt कैरेक्टर स्ट्रीम, एंड फाइल इनपुट स्ट्रीम fy इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम फाइल डॉट txt, ये है बाइट स्ट्रीम। ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम पेपर सोल्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे हम उसको सोल्व करना है, ठीक है। डिटेल में आंसर जानना है तो ऑलरेडी 1 शॉट वीडियो बनाई हुई है, वहां पर डिटेल में मैंने आंसर समझाया हुआ है, तो वहां पे समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ हमें इतना समझ रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे रीड करना है और उसका हमें आंसर कैसे देना है। नाउ वेट वर्सेस नोटिफाई मेथड। वेट मेथड क्या करता है, causes current thread to wait until another thread evokes notify, and notify मेथड क्या करता है, wakes up a single thread waiting on the object's monitor। यूज इन, अब हम इसको यूज भी लिखेंगे थोड़ा अच्छे जैसे हमें समझ में आए, अच्छे नंबर मिले, नंबर ना करते। सो यूज इन थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन फॉर इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन के लिए हम थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन में इन मेथड्स को यूज करते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ चुके हैं। अटेम्प्ट एनी वन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, दो पार्ट्स है, दोनों में से हमें कोई भी एक पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, कोई से भी एक क्वेश्चन करना है, 7 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। सो क्वेश्चन नंबर ए क्या बोला है, एक्सप्लेन जावा स्ट्रीम एपीआई एंड इट्स एप्लीकेशन। जावा स्ट्रीम एपीआई क्या होता है, उसकी क्या एप्लीकेशन होती है, उसको एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब इंटरमीडिएट एंड टर्मिनल ऑपरेशंस विद एग्जांपल। इंटरमीडिएट एंड टर्मिनल ऑपरेशंस क्या होता है उसको समझाना है विद एग्जांपल। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम एरे लिस्ट कंटेनिंग 1 to 10, राइट। क्वेश्चन है, 1 by 1 करना स्टार्ट करते हैं ऊपर से। एक्सप्लेन जावा स्ट्रीम एपीआई।
जावा स्ट्रीम एपीआई क्या होता है उसका एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले। तो स्ट्रीम एपीआई इंट्रोड्यूस्ड इन जावा 8, जावा 8 में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इट प्रोसेसेस कलेक्शंस इन फंक्शनल स्टाइल, फंक्शनल स्टाइल में ये क्या करता है, कलेक्शंस को प्रोसेस करता है। इट डज नॉट स्टोर डेटा, डेटा को स्टोर नहीं करता, बट प्रोसेसेस इट विथ पाइपलाइन मेथड, इनके ऊपर प्रोसेस करता है पाइपलाइन मेथड की हेल्प से, ठीक है। इंटरमीडिएट ऑपरेशंस, रिटर्न स्ट्रीम यूज्ड फॉर चेनिंग, एग्जांपल फिल्टर मेथड एंड मैप मेथड। टर्मिनल ऑपरेशन क्या क्या है, रिटर्न नॉन स्ट्रीम रिजल्ट, राइट, एग्जांपल कलेक्ट मेथड, फॉर ईच मेथड एंड रिड्यूस मेथड, राइट। सो जावा स्ट्रीम का हमने बता दिया, इसकी एप्लीकेशन क्या क्या होगी वो हमने बता दिया है। नाउ इंटरमीडिएट एंड टर्मिनल ऑपरेशंस का भी हमने एग्जांपल ले लिया है। अब हमें एक प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम बनाना है हमें, किस चीज का प्रोग्राम बनाना है, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम एरे लिस्ट कंटेनिंग 1 to 10, 1 से लेके 10 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स है उनका सम फाइंड करना है एरे लिस्ट के अंदर से, ठीक है। करते हैं, चलो एग्जांपल बनाते हैं इसका। नाउ इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, जितने भी यूटिल के अंदर, यूटिल पैकेज के अंदर क्लासेज है उन सबको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, पब्लिक क्लासेस को। पब्लिक क्लास इवन सम, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग एरे आर्क्स, एरे लिस्ट इंटीजर की हमने एरे लिस्ट बनाई है, न्यू एरे लिस्ट फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन 10, i प्लस प्लस लिस्ट डॉट एड आई, ठीक है। ये सिंपल सा टास्क हो गया, इसने जो लिस्ट है उसके अंदर i को ऐड कर दिया, 1 से लेके 10 तक नंबर ऐड हो जाएंगे। नाउ इंट सम इक्वल टू लिस्ट डॉट स्ट्रीम, स्ट्रीम मेथड कॉल कर रहे हैं, ठीक है। सो इंट सम इक्वल टू लिस्ट डॉट स्ट्रीम मेथड डॉट फिल्टर, यहाँ पे फिल्टर कर रहे हैं, एन एरो ऑपरेटर एन मोड टू इक्वल टू 0 डॉट मैप टू इंट इंटीजर कोलन ऑपरेटर इंट वैल्यूज डॉट सम, ठीक है। ये प्रॉपर एक मेथड है किसी भी किसको अचीव करने का, जावा स्ट्रीम एपीआई को अचीव करने का। अब यहाँ पे हम डीप में नहीं जाएंगे, इसको आप याद रख कर सकते हैं क्योंकि इसको समझने के लिए आपको स्ट्रीम एपीआई को समझना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे सम मेथड इसको सम कर देगा और बाद में हम इसको सम को प्रिंट कर देंगे, आउटपुट सम ऑफ 2 + 4 + 6 + 8 + 10 इक्वल टू 30, राइट। सम करके देखिए 30 इसका सम आ जाएगा। नाउ ऑप्शन बी, कंपेयर एंड कंट्रोल स्विच केस स्टेटमेंट विद स्विच एक्सप्रेशन इन जावा। ऑप्शन बी है स्विच केस स्टेटमेंट को एंड स्विच एक्सप्रेशन को हमें कंपेयर करना है, दोनों को करके देख लेते हैं। सबसे पहले स्विच केस जो हमारा ट्रेडिशनल है, जो हम करते आए हैं, इंट डे इक्वल टू स्विच डे। अब जो डे की वैल्यू है वो स्विच के अंदर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या केस 1 में हमने मंडे प्रिंट कर दिया ब्रेक, केस 2 में हमने क्या किया ट्यूसडे प्रिंट कर दिया और डिफॉल्ट होगा तो इनवैलिड प्रिंट हो जाएगा। ये सिंपल सा स्विच केस है। अगर आपने कोर जावा पढ़ी है और आपने कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ी है तब आपसे ये आता होगा, ठीक है। सो स्विच केस के बारे में हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया जो कि हमारा ट्रेडिशनल वे है। नेक्स्ट है हमारे पास स्विच एक्सप्रेशन जो जावा 14 के बाद यहाँ पे यूज किया जा रहा है। एंड डे इक्वल टू स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल टू स्विच डे। अब स्विच एक्सप्रेशन क्या करता है, हमें रिजल्ट भी क्या करता है रिटर्न करता है, जो भी इसका रिजल्ट होगा उसको स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा। यहाँ पर हम इसको प्रिंट नहीं करेंगे, इसको जितनी भी वैल्यू होगी उसको स्ट्रिंग के अंदर, रिजल्ट स्ट्रिंग के अंदर उसको स्टोर कर लेंगे और बाद में हम स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं। सो केस 1 होगा तो मंडे, केस 2 में हमने ट्यूसडे लिखा, डिफॉल्ट में हमने इनवैलिड लिखा और बाद में हमने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिजल्ट, जो भी रिजल्ट में आएगी वैल्यू रिटर्न होता है उसको हम प्रिंट कर देंगे। एडवांटेजेस ऑफ स्विच एक्सप्रेशन इज मोर कॉन्शियस, रिटर्न्स वैल्यू, यूज लैम्डा लाइक सिंटैक्स, राइट। सो ये सब इसके एडवांटेजेस होने वाले हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6।
अटेम्प्ट एनी वन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी एक पार्ट हमें करना है, दो पार्ट्स में से हमें एक पार्ट यहाँ पर करना है, ठीक है। 7 नंबर का यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन होने वाला है, सो कोई भी हमें क्वेश्चन यहाँ पे मिस नहीं करना। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अटेम्प्ट एनी वन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर ए, डिस्क्राइब लिंक लिस्ट इन जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। लिंक लिस्ट हमें बताना है जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर क्या होता है विद एग्जांपल। यहाँ पे हमें एग्जांपल भी देना है एंड 5 मेथड, 5 मेथड भी बताने हैं लिंक लिस्ट के। चलो लिंक लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लिंक लिस्ट? द लिंक लिस्ट क्लास इन जावा इज ए पार्ट ऑफ द जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, लिंक लिस्ट क्लास क्या है? जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का एक पार्ट है, रिसाइडिंग इन द जावा डॉट यूटिल पैकेज, जो कि जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर है। इट इंप्लीमेंट्स द लिस्ट एंड डीक्यू इंटरफेसेस, ये लिस्ट एंड डीक्यू इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है। एंड इंटरनली इट इज बेस्ड ऑन ए डब्ल्यू लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, इंटरनली ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है, अब डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या करता है बेसिक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं आपको डीएसए का, आगे काम आएगा। मान लीजिए ये सिंपल लिंक लिस्ट है, ये है सिंपल लिंक लिस्ट, जिसके अंदर क्या होता है, जो नेक्स्ट वाली हमारी नोड होती है, नेक्स्ट नोड होता है, उसका एड्रेस स्टोर होता है। सिंपल सा फंडा है इसका कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या करता है, प्रीवियस का भी, प्रीवियस नोड का भी एंड नेक्स्ट नोड का भी एड्रेस स्टोर करता है। बस दोनों में यही अंतर है लिंक लिस्ट में। अगर हम सिंगल लिंक लिस्ट की बात करें तो नेक्स्ट नोड का डेटा स्टोर करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा। डब्ल्यू में हम दोनों प्रीवियस और नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करते हैं। ठीक है, सो ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट पे काम करता है। implements list and DQ, allow duplicate element, maintains insertion order and enables fast manipulation. Example, import java.util.asterisk, क्योंकि लिंक लिस्ट हमें यूज करना है तो यूटिल पैकेज के अंदर है। क्लास डेमो, क्योंकि यहां पर हमें एग्जाम्पल भी देना था। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग एरे आर्क्स, लिंक लिस्ट स्ट्रिंग ll, न्यू लिंक लिस्ट ll.add a, ll.add b, ll.add c, system.out.println ll। ठीक है, तो ये a b c को प्रिंट कर देगा। नाउ 5 मेथड्स क्या क्या, वो 5 मेथड्स हमें लिखना है, उसके बारे में समझते हैं। तो पहला मेथड है ऐड फर्स्ट। ऐड फर्स्ट क्या करता है, एड एन एलिमेंट एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में, क्योंकि डबल लिंक लिस्ट है तो हम स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग नोड में एंड लास्ट नोड में कहीं पे भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में करना है तो क्या करेंगे हम, ऐड फर्स्ट नाम का मेथड यूज करेंगे। ये क्या करता है, बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में किसी मेथड को, किसी वैल्यू को ऐड करता है। जैसे एग्जांपल लिस्ट डॉट ऐड फर्स्ट कीवी, कीवी एक फ्रूट है, उसको हमने ऐड कर दिया। सेकेंड मेथड इज ऐड डॉट लास्ट, एड एंड एलिमेंट एट द एंड, लास्ट में मैं किसी भी एलिमेंट को ऐड करने के लिए एड लास्ट मेथड को यूज करेंगे। एग्जांपल लिस्ट डॉट एड लास्ट पाइनएप्पल, राइट। ऐसे थर्ड मेथड है रिमूव फर्स्ट, स्टार्टिंग से किसी मेथड रिमूव करने के लिए, रिमूव लास्ट, लास्ट से किसी मेथड को रिमूव करने के लिए, राइट। एंड गेट इंट इंडेक्स, किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स से किसी वैल्यू को गेट करने के लिए हम गेट इंट इंडेक्स का यूज करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। डिस्क्राइब हैश मैप इन जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क विद एग्जांपल एंड 5 मेथड। सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, बस वहां यहाँ पर हम हैश मैप यूज करेंगे, वहां पर लिंक लिस्ट यूज कर रहे थे। सो हैश मैप से स्टार्टिंग करते हैं। हैश मैप इन जावा इज ए कोर कंपोनेंट ऑफ द जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, प्रोवाइडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मैप इंटरफेस, मैप इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है। इट इज डिजाइन टू स्टोर डेटा इन की वैल्यू पेयर्स, की वैल्यू पेयर्स में डेटा को स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया है। वेयर
ईच की इज यूनिक, जहां पे हर की एक यूनिक की होगी। स्टोर्स की वैल्यू पेयर्स, अलाउस वन नल की एंड मल्टीपल नल वैल्यूज अनऑर्डर्ड। यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं होगा, वैल्यू का अपना खुद का एक ऑर्डर होगा, राइट। एग्जांपल देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल भी लेना है। तो इंपोर्ट जावा.util.extract यूटिल पैकेज के अंदर ही आता है। क्लास डेमो पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग अरे आर्ग, सेम ये यहाँ पर एग्जांपल है। एग्जांपल आप देख सकते हैं। हम बढ़ते आगे फटाफट से। 5 मेथड्स, क्या क्या वो 5 मेथड है, राइट। सो पुट की वैल्यू, किसी भी की वैल्यू पेयर को इंसर्ट करने के लिए हम पुट मेथड यूज करेंगे। गेट की के हेल्प से हम वैल्यू ले सकते हैं। रिमूव की, जैसे हम की को रिमूव करेंगे, किसी भी की को जैसे हम रिमूव करेंगे तो वो वैल्यू उसमें से हट जाएगी। कंटेंट्स की वो उस की के अंदर क्या वैल्यू उसको प्रिंट करने के लिए। एंड की सेट, की को सेट करने के लिए, राइट। तो ये इसका प्रॉपर एक 5 मेथड्स है, इनका अपने साइड से डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करना मैंडेटरी है, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 और ये भी है 7 नंबर का। सेक्शन सी के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शन है। और अब हम आ चुके हैं अपने सेक्शन डी के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अटेम्प्ट एनी वन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी एक पार्ट करना है। 7 नंबर का दोनों पार्ट 7 नंबर के है, कोई भी एक पार्ट हम इसमें से कर सकते हैं। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। डिस्क्राइब स्प्रिंग कंटेनर एंड स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल। स्प्रिंग कंटेनर बताना है एंड स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल का हमें बताना है, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं स्प्रिंग कंटेनर से। कोर ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क मैनेजिंग बीन्स, क्या है स्प्रिंग कंटेनर? कोर ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क मैनेजिंग बीन्स लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन एंड डिपेंडेंसीज। स्प्रिंग कंटेनर क्या है? कोर है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का, जो क्या करता है स्प्रिंग बीन्स की लाइफ साइकिल को, कॉन्फ़िगरेशन को एंड डिपेंडेंसीज को मैनेज करता है। टाइप इंक्लूड बीन फैक्ट्री एंड एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट, राइट। स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल क्या होती है? इंस्टेंशिएशन, populate properties, bean name aware, bean factory aware calls, pre-initialization, bean post processors. Now, right, initialization after property set or custom init method, post initialization, ready for use and destruction. So एक लाइफ साइकिल है, ये आपको याद ही रखनी होगी, इसमें कोई समझने वाली चीज नहीं है, आप इसको याद रखेंगे। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए स्प्रिंग कंटेनर के बारे में, स्प्रिंग भी लाइफ साइकिल के बारे में, तो अब आपको चीजें बनाकर वहां पर आनी है, राइट। एक क्वेश्चन स्प्रिंग फ्रेमवर्क से जरूर आएगा, तो ध्यान रखना लॉन्ग क्वेश्चन में स्प्रिंग फ्रेमवर्क और बीइंग लाइफ साइकिल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने के पूरे चांसेस आपको है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी इस आज की वीडियो का, आज की लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। Describe Spring Boot framework and its benefits. RESTful APIs with Spring Boot. Right. So one by one start करते हैं Spring Boot से। Spring Boot framework based on Spring के ऊपर ये बनाया गया है to create stand-alone production ready applications with minimal configuration. स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ऊपर ही बनाया गया है, उसके बेस पर ही बनाया गया है, जो कि स्टैंड अलोन प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस को बनाने के लिए यूज किया जाता है। एंड फॉर मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन, जिससे हमें मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़े, इसके लिए भी हम स्प्रिंग बूट को यूज करते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या है? ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हमें प्रोवाइड करता है। एम्बेडेड सर्वर्स, टॉमकैट सर्वर ऑलरेडी इसके अंदर एम्बेडेड है। स्टार्टर डिपेंडेंसी सिंप्लीफाइज बिल्ड एंड प्रोडक्शन रेडी फीचर्स लाइक मैट्रिक्स, हेल्थ चेक्स एक्सेट्रा। रेस्टफुल एपीआई विद स्प्रिंग बूट, राइट। अब रेस्टफुल एपीआई स्प्रिंग बूट के अंदर क्या होती है? यूजिंग @REST कंट्रोलर एंड रिक्वेस्ट मैपिंग टू क्रिएट रेस्ट सर्विसेज इजीली, राइट। एग्जाम्पल
@rest controller public class hello controller @get mapping hello public string से hello return hello world। तो एक एग्जांपल है स्प्रिंग बूट का, ज्यादा में कंफ्यूजन नहीं होना, ये आपने सब चीजें ऑलरेडी पढ़ी हुई है और मैंने भी आपको पढ़ाया हुआ है सब चीजों के बारे में। अगर किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई कंफ्यूजन है तब आप जाकर के वन शॉट वीडियो देख सकते हैं। मैंने वन शॉट वीडियो के अंदर हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाया हुआ है, हर पॉइंट को, स्प्रिंग बूट का हो चाहे वो कोर जावा को, वो सब मैंने समझाया हुआ है। एंड एग्जाम पैटर्न में आपको बता चुका हूं कि टोटल 3 सेक्शन आज जो क्वेश्चन आपके पास आएगा, AKTU का जो बीटेक, जो स्टूडेंट्स बीटेक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से AKTU यूनिवर्सिटी से, उनका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है इसका सेम पैटर्न ये रहेगा। 3 सेक्शंस में होने वाले हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तीनों सेक्शंस मैंडेटरी है, राइट। तीनों सेक्शन मैंडेटरी है, ए बी सी। जो सेक्शन ए है उसके अंदर टोटल 7 क्वेश्चन होने वाले हैं, 2 नंबर के, तो टोटल 14 नंबर का सेक्शन हो जाएगा। सेक्शन बी जो होगा उसके अंदर 3 क्वेश्चन करने हैं, 5 में से 7 नंबर के, तो 21 नंबर का हो जाएगा। सेक्शन सी के अंदर 5 में से 5 ही क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन 7 नंबर का है, पर हर क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है, कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना है, तो यहाँ से 35 नंबर रेडी हो जाएंगे, टोटल आपको जाएंगे 70। अगर आप आज जो हमने सोल्व किया है पेपर, हुआ किया हमने 2023-24 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हमने सोल्व किया है, हर क्वेश्चन को हमने समझा है यहाँ पर। अगर आपने जितने भी वन शॉट वीडियो मैंने बनाई है, 5 मिनट की 5 वन शॉट वीडियो बनाई है, अगर आपने उनको देखा है तब आपकी गारंटी है, और आपने ये पेपर आज का सोल्व किया है, और इतना सब करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके 60+ नंबर आएंगे ही आएंगे। जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि एग्जाम में आपको लिखना है, अगर आप उसी तरीके से लिख कर आते हैं तो 60+ की आपकी गारंटी है, राइट। तो इसके साथ आज की इस वन शॉट वीडियो को फटाफट से कंप्लीट, वन शॉट वीडियो तो नहीं है, सॉरी, प्रीवियस ईयर की वीडियो को कंप्लीट करेंगे, एंड करेंगे। अगर आज की प्रीवियस ईयर की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप प्यारे प्यारे से कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन। कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ अगर आपने जे क्लासेस मिनट के टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से जाके जे क्लासेस मिनट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी वन शॉट की पीपीटीज है, पीडीएफ है, एंड आज के क्वेश्चन पेपर के जो हमने सोल्व किया है इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको जे क्लासेस मिनट के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसी के साथ मैं लेना चाहूंगा आपसे विदा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।